जियो यू, कुछ साल हो गए हैं, तुम बड़े हो गए हो। सचिव वो अंदर आई, उनके चेहरे पर एक शांत और संतुलित मुस्कान थी। हर कोई उसकी प्रभावशाली आभा देखकर आश्चर्यचकित था और मन ही मन सोच रहा था कि यह महिला वास्तव में कौन थी। डेनिश और अन्य दो तुरंत खड़े हो गए और सम्मानपूर्वक कहा, चाची वो, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि कुछ वर्षों तक आपको न देखने के बाद आप कितनी अधिक सुंदर और सुरुचिपूर्ण हो गई हैं। वह गलत नहीं था। सचिव वो अपने जीवन के 30वें दशक में थी, अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ समय में। ये सुनकर वह मुस्कुराए। इसके बाद सत्येश ने अपनी प्रेमिका जो पिनरू और अपने दोस्त डैन ब्रोन को सचिव वू से मिलवाया और समूह जल्दी ही एक दूसरे से परिचित हो गया। हालांकि जब वे वहां खड़े होकर बात कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मेज पर अभी भी एक व्यक्ति बैठा था, दक्ष। वे खड़े थे, दक्ष बैठा हुआ था। ये बहुत अचानक हुआ, कम से कम डेनिश के हाव भाव तो अच्छे नहीं थे। उसने दक्ष को घूरा, उसकी आंखें खतरनाक थीं। हालांकि जो पिनरू दक्ष के साथ विनम्र नहीं होने वाली थी। उसने गुस्से से कहा, दक्ष, क्या तुम उठोगे नहीं? क्या तुम मरना चाहते हो? भाइयों ने कहा था कि वह तुम्हें अमीर बनने में मदद करेगा। अब जब तुम सचिव वो को देखोगे तो क्या तुम जल्दी से उठकर नमस्ते नहीं कहोगे? क्या तुम बेवकूफ हो? वह सचमुच क्रोधित थी। ये दक्ष बहुत ही सुस्त पूर्ण मूर्ख था। वह खुद महत्वाकांक्षी नहीं था और भाइयों या सचिव वो को खुश करना नहीं जानता था। लेकिन अगर सचिव वो को ये गलतफहमी हो जाए कि वह उनसे जुड़ा हुआ है और भाइयों को दोषी ठहरा दे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। दिनेश कुछ हद तक व्याकुल थी। वह अभी भी यही सोच रही थी कि वह शांगू गांव के युवकों के साथ कैसे नहीं जुड़ सकी। इस समय दक्ष को इतना उदासीन देखकर नई और पुरानी शिकायतें तुरंत भड़क उठीं। दक्ष, ज्यादा दूर मत जाओ, जल्दी से उठो और सेक्रेटरी वो का अभिवादन करो, वरना हमें अपने सहपाठी रिश्ते की कद्र न करने का दोष मत दो। सचिव वो एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए और दक्ष को आंकने लगे। इतना सुंदर, बहुत शानदार। वह सीईओ वान के दोनों बेटों से 1000 गुना अधिक सुंदर था। वह कुछ हद तक भावुक हो गई, लेकिन ये देखकर कि वह कितना अनजान था, वरिष्ठ के रूप में उसके वर्षों ने उसे अनजाने में दक्ष को नीची नज़र से देखने पर मजबूर कर दिया। उसने दक्ष की ओर देखा और कहा, क्या ये तुम्हारा सहपाठी है? दिनेश और जो पिनरू तुरंत घबरा गए। उन्हें चिंता थी कि सचिव वो गलतफहमी में पड़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा, हालांकि वह हमारा सहपाठी है, लेकिन। डेनिश ने धीरे से कहा, चाची, उसका नाम दक्ष है। वह मेरी गर्लफ्रेंड जू पिनरू का यूनिवर्सिटी में सहपाठी था, लेकिन वे लंबे समय से संपर्क में नहीं हैं। उनका कोई रिश्ता नहीं है। जब हम स्कूल में थे तब दक्ष मेरे पिनरू के पीछे भी पड़ा था। हाँ, वो तो बस एक मेढक था जो हंस का मांस खाना चाहता था। जब पिनरू स्कूल में थी तब कई लोग उसके पीछे पड़े थे और दक्ष भी उसके पीछे पड़ना चाहता था, लेकिन पिनरू ने उसे 3 महीने तक अपनी रोटी का मोहताज बना लिया। उसने जानबूझकर इस बारे में जोर से बात की ताकि दक्ष का चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाए। वह ये भी चाहता था कि वहां मौजूद सभी लोग ये जान लें कि दक्ष एक निकम्मा इंसान है जिसे कोई भी धमका सकता है। यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि वह शांगू गांव का उपकारक था, वह जो चाहे कर सकता है। जो बेकार था, वह आखिरकार बेकार ही था। सत्येश वैसे भी लंबे समय से दक्ष को नापसंद करता था और उसे शांगू गांव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। सचिव वो द्वारा उसे परियोजनाएं प्रदान करना ही पर्याप्त था। ओह, सचिव वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। आपका उपनाम भी मित्तल है? दक्ष बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। सेक्रेटरी वू ने कहा, शर्मा परिवार का एक दामाद है जिसका उपनाम भी मित्तल है और लगता है उसे मित्तल यून कहकर बुलाया जाता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे याद नहीं। मुझे ऐसे निकम्मे आदमी की याद ही नहीं आती। डेनिश एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये बात शर्मा परिवार तक कैसे पहुंच गई? जो पिनरू और दिनेश भी दंग रह गए और आश्चर्य से पूछा, शर्मा परिवार का दामाद? सचिव वो, कैसा दामाद? सेक्रेटरी वू ने हंसते हुए कहा, कुछ खास नहीं। क्या सागरनगर शहर में हमारा कोई शर्मा परिवार नहीं है? उनका एक दामाद भी है जिसका नाम भी दक्ष है। जो पिनरू हंसा, दक्ष में क्या खूबी और क्या योग्यता है? उसे शर्मा परिवार में शादी करने का मौका कैसे मिल सकता है? फिर उसने ठंडी हंसी में सिर हिलाया, मैंने सुना है कि शर्मा परिवार की सभी बेटियां बहुत खूबसूरत हैं। दक्ष मुझे जीत भी नहीं पाया और मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं। शर्मा परिवार की औरतें उसकी तरफ कैसे देख सकती हैं? दिनेश भी मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल। शर्मा परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है जिसके बारे में अफवाह है कि वह नए 4 महान परिवारों में से एक बन सकता है। दक्ष क्या है? उसे शर्मा परिवार में शादी करने का मौका कैसे मिल सकता है? दोनों ही तिरस्कारपूर्ण थे। फ्लाइट अटेंडेंट होने के नाते उन्होंने अक्सर अपने प्रथम श्रेणी के यात्रियों को दक्षिण पूर्व प्रांत के विभिन्न शक्तिशाली परिवारों और क्षेत्रों के बारे में चर्चा करते सुना था। उन्हें सागरनगर शहर की कई पारिवारिक शक्तियों के बारे में कुछ समझ थी। एक नए उभरते हुए प्रमुख परिवार के रूप में शर्मा परिवार हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रहा था और ऐसी अफवाहें थीं कि यह नए 4 महान परिवारों में से एक बन सकता है।
वे दक्ष जैसी घटिया लड़की को अपने परिवार में शादी करने की इजाज़त कैसे दे सकते थे। सचिव वू ने भी उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है। कल रात चेतन परिवार के साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी, जिसके बारे में अफवाह है कि यह शर्मा परिवार द्वारा की गई है, और शर्मा परिवार सागरनगर शहर के नए 4 महान परिवारों में से एक बनने वाला है। और शर्मा परिवार का दामाद वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सामान्य लोग हो सकते हैं, आपके साधारण सहपाठी की तो बात ही छोड़िए। जो पिंडरू और दिनेश ने अजीब सी मुस्कान दी, लेकिन उन्होंने सिर भी हिलाया। दूसरी ओर सत्येश विजयी भाव से मुस्कुराया, फिर डांटा, दक्ष, मेरी चाची यहाँ हैं, क्या तुम उठकर उन्हें अपनी सीट नहीं दोगे? उसने घूरते हुए कहा, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। अगर तुमने मेरी चाची को नाराज किया तो जब सीईओ वांग नाराज होंगे तो पूरा शांगहू गांव तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। क्या आप सीईओ वांग को जानते हैं? ब्लू ओशन ग्रुप के सीईओ सोमेश्वर ही वो शख्स हैं जिन्होंने पूरे ईस्ट सबब को खरीदने के लिए पैसे दिए थे। शांगू विलेज के लोग तो उनका और भी ज्यादा समर्थन करते हैं, तो आप क्या हैं? इस समय वह अविश्वसनीय रूप से गर्वित और विजयी था, मानो सोमेश्वर को जानना एक प्रतिष्ठित बात थी और दक्ष एक ऐसा गंवार था जो कुछ भी नहीं जानता था। सचिव वो मुस्कुराए और बोले, सीईओ वांग ने ईस्ट सबब को खरीदा जरूर था, लेकिन पैसा किसी और का था। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटे तौर पर सीईओ वांग ने ईस्ट सबब के विकास का ज्यादातर कारोबार भी अपने हाथ में ले लिया है। ये सुनकर डेनिश की आंखें चमक उठीं और उसकी सांसें थोड़ी भारी हो गईं। चाची, क्या मुझे कुछ प्रोजेक्ट मिल सकते हैं? इस समय वह घबरा गया। अगर उसे ये मिल गए तो वह सालाना 10 लाख कमा लेगा और भविष्य में बड़े परिवारों में शामिल होने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जो पिंडरू भी बहुत घबराई हुई थी, यह उसके भविष्य के बारे में चिंतित था। दिनेश भी चौंक गया, कुछ उत्सुकता से देख रहा था। अगर डेनिश सच में सेक्रेटरी वू के जरिए सीईओ वांग को खुश कर सकती है तो उसे बाद में उसे चुराने की कोशिश करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ये सोचते हुए उसने चुपके से जो पिंडरू की ओर देखा, उसे परखते हुए, हे मैं वास्तव में उससे कम नहीं हूँ। फिर उसने दक्ष की ओर तिरस्कार से देखा, ये निकम्मा कभी डेनिश जितना उत्कृष्ट नहीं बन पाएगा। कोई भी उसकी तरफ कभी नहीं देखेगा और उसे कभी अपनी जिंदगी बदलने का मौका नहीं मिलेगा। ज़ोयू जब उसे मौका देती है तब भी वह उसका फायदा नहीं उठाता। निकम्मा तो निकम्मा ही रहता है। सचिव वो मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम और मैं रिश्तेदार हैं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सीईओ वांग जल्द ही यहाँ आएंगे। डिंगेलिंग। अचानक सेक्रेटरी वू का फोन बज उठा। उन्होंने कॉलर आईडी देखी और मुस्कुराई, देखा, शैतान की बात, सीईओ वांग आ गए। मिस्टर वांग का फोन है। मिस्टर वांग आ गए हैं। सचिव वू ने फोन का जवाब दिया, उनके चेहरे पर एक शांत और सौम्य मुस्कान थी। जरा यहीं रुकिए, मैं मिस्टर वांग को अंदर बुलाकर लाता हूँ। लगता है वो अपने किसी दोस्त को साथ लाए हैं और उन्हें बाहर पार्किंग की जगह नहीं मिल रही। ये कहकर सचिव वू जल्दी से चले गए। डेनिश ने जल्दी से कहा, आंटी, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? सचिव वू ने उसकी ओर देखा, थोड़ा सिर हिलाया और कहा, तुम आ सकते हो। तुम्हारे सहपाठी और दोस्त यहीं इंतजार करें। अगर मिस्टर वांग उनसे मिलना नहीं चाहते तो उनसे मिलवाना भी मत। डेनिश तुरंत बहुत खुश हुआ और जल्दी से उसके पीछे चला गया। स्टारबक्स के अंदर कई लोग ईर्ष्या से भर गए। उन्होंने ये भी सुना था कि सचिव वो एक खास समूह के सीईओ के सचिव हैं, और जिस सीईओ से वे मिलने वाले थे वह पूर्वी उपनगर के विकास का प्रभारी प्रतीत होता था। डेनिश के लिए ये कितना सौभाग्यशाली था कि उसे कुछ परियोजनाएं हासिल करने में सफलता मिली। कई लोगों को ईर्ष्या हुई और साथ ही उन्होंने सोचा कि यदि सीईओ मिलनसार निकला तो वे भी उससे संपर्क बनाने का प्रयास करेंगे। फिर सभी ने दक्ष और जो पिंडरू की ओर देखा, जो पीछे रह गए थे। उनकी निगाहें एक पल के लिए जो पिंडरू और दिनेश पर ईर्ष्या से टिक गईं। ये दोनों महिलाएं शायद उसके साथ साथ रुतबे में ऊपर उठने वाली थीं। जहां तक दक्ष की बात है तो उन्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह तो एक निकम्मा इंसान था जो किसी अवसर का लाभ भी नहीं उठा सकता था। डेनिश उसे काम पर साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। उसे बस सिर झुकाकर माफी मांगनी थी और वह अमीर बन सकता था, लेकिन उसने मना कर दिया। आप सड़े हुए लकड़ी के टुकड़े पर नक्काशी नहीं कर सकते। बहुत से लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। केवल मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ही वहां उपस्थित सभी लोगों को देखते हुए शांत मुस्कान बनाए हुए था। दक्ष ने स्वाभाविक रूप से उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। दोनों शांत और संयमित थे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को लगा कि पूरी स्थिति पर उसका नियंत्रण है और वह बहुत शांत एवं संयमित है। दूसरी ओर दक्ष जानता था कि वह आदमी ताकतवर तो है, पर उसके जितना ताकतवर नहीं। वह आदमी चाहे जो भी करना चाहे, वह उसे शांति से संभाल सकता था। हे दक्ष, क्या तुमने वो देखा? मिस्टर वांग यहाँ हैं और मेरा बॉयफ्रेंड डेनिश उड़ान भरने वाला है। उसने विजयी भाव से कहा, मैं पहले तो सचमुच अंधी थी जो तुम्हारा पीछा कर रही थी। तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो।
तुम मेरे बॉयफ्रेंड डेनिश से कैसे तुलना कर सकते हो? अतीत को याद करके उसे घृणा की लहर महसूस हुई और वह उपहास करने लगी। दक्ष के पास उसके अच्छे रूप के अलावा कुछ नहीं था। खैर, वो किसी के साथ रहने वाली थी तो किसी अमीर के साथ क्यों नहीं? दक्ष, बाह! जो पिंरू जितना ज्यादा दक्ष को देखती उतना ही उसे उससे नफरत होने लगती। गरीब होना गलत था और उसके सामने आकर क्या वो जानबूझकर उसे बीमार करने की कोशिश कर रहा था? सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने महसूस किया कि दक्ष में विवेक की बहुत कमी थी। वह अभी भी नहीं छोड़ेगा। दक्ष, क्या तुम नहीं जा रहे हो? जो पिंरू ने ठंडी आवाज में कहा, मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ एक बड़ा बॉस लाने वाला है। जब वह ऊंचा उठेगा तो क्या तुम यहीं रहोगी और अपमानित रहोगी? हालांकि तुम्हें अपमानित करने से हमें खुशी मिलती है, लेकिन मैं तुम्हें देखना पसंद नहीं करती। कहीं ऐसा न हो कि मेरा बॉयफ्रेंड ये गलतफहमी में पड़ जाए कि हमारे बीच अभी भी कुछ है। दक्ष ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, शुरू से ही हमारे बीच कभी कुछ नहीं था। जो पिंरू बोला, अच्छा हुआ कि तुम्हें पता चल गया। तुम मेरे लायक नहीं हो। मैं तो पहले भी तुम्हें बहका रहा था, बस तुम्हारे खाने पीने के खर्च के लिए हर महीने 400 रुपये ठगने की कोशिश कर रहा था। साले नालायक। वह आत्मसंतुष्ट थी, यहाँ तक कि यह सोचकर भी कि वह अतीत में बहुत चतुर थी। दक्ष को खाने के लिए हर महीने 500 रुपये मिलते थे, लेकिन उसने धोखे से उससे 400 रुपये ऐंठ लिए थे। उन 400 रुपये से वह 2 दिन खाएगी, फिर सब खत्म हो जाएंगे और उसे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। गरीब आदमी। जो पिंरू ने घृणा से दक्ष की ओर देखा, फिर कहा, क्या तुम भाग नहीं जा रहे हो? अपनी सीट छोड़ दो, मिस्टर वांग शायद बाद में वहां बैठना चाहेंगे। दक्ष ने कहा, तुम्हें ही जाना चाहिए। तुम अभी जिन सीटों पर बैठे हो वे मेरे दोस्तों के लिए आरक्षित हैं। सुमेश्वर और येलिन आ रहे थे और सीटें उनके लिए आरक्षित थीं। जो पिनरू क्रोधित हो गया और बोला, दोस्त? तुम्हारे दोस्त कैसे हैं? तुम तो एक निकम्मे दयनीय कंगाल हो। तुम्हारे दोस्त कैसे हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम यहाँ किसी ब्लाइंड डेट पर आए हो? हे भगवान, तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो कि अब तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट पर जाने का समय आ गया है। शायद तुम किसी देहाती लड़के को ढूंढ लोगी और जिंदगी भर उसी के साथ गुजारा करोगी, है ना? इस बिंदु पर वह हंस पड़ी। दिनेश भी जोर से हंस पड़ा। चूंकि वह शांगू गांव में शादी नहीं कर सकती थी, इसलिए दक्ष का थोड़ा मजाक उड़ाना और उसका आत्मविश्वास तोड़ना भी अच्छा था। लेकिन तुम तो इतने गरीब हो, क्या कोई लड़की तुम्हें पसंद करेगी? ठीक है, चूंकि तुम जाने से मना कर रहे हो, तो जब वह लड़की बाद में आएगी तो मैं वहीं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा और तुम्हारी ब्लाइंड डेट नाकाम हो जाएगी। जो पिंरू ने उपहास किया, मानो उसे कोई नया मनोरंजन मिल गया हो। दक्ष का चेहरा ठंडा पड़ गया। ये दोनों लोग और भी ज्यादा परेशान करने लगे थे। उसने उन्हें जाने का मौका दिया था, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया, तो वे बस सारे दिखावे तोड़ देना चाहते थे। क्लैक क्लैक क्लैक। इस पल सबने देखा कि एक आदमी दरवाजा धक्का देकर अंदर आया। वह लंबा चौड़ा खूबसूरत था, उसके नैन नक्श लाजवाब थे, बेहद खूबसूरत। उसने शानदार कपड़े पहने हुए थे और बालों का हर एक कतरा और हर एक सामान सावधानीपूर्वक स्टाइल किया गया था। उसके हाथ में हैंडबैग, साथ ही उसकी बालियां, अंगूठियां और कपड़ों के सामान को देखकर ऐसा लग रहा था कि हर एक वस्तु उच्च गुणवत्ता वाली थी, जिसकी कीमत काफी अधिक थी। यह महिला सिर से पैर तक संभवतः लाखों की कीमत की थी। लेकिन सबसे महंगी चीज थी उसके हाथ में पकड़ी हुई BMW i8 की चाबियों की माला, जिसकी कीमत 1 मिलियन रुपए से भी अधिक थी। यह महिला निश्चित रूप से दूसरी पीढ़ी की धनी महिला थी। एक गोरी, अमीर और खूबसूरत महिला। हर कोई अचंभित था। लोग आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगे, वास्तव में ये समझ पाने में असमर्थ थे कि इतनी गोरी, अमीर और सुंदर महिला यहाँ कैसे आ सकती है। किसी अज्ञात कारण से जो पिंरू और दिनेश ने मानो किसी अजीब आवेग से दक्ष की ओर देखा। निश्चित रूप से जब दक्ष ने उस महिला को देखा तो उसकी आंखें भी चमक उठीं और हाथ हिलाते हुए उसके मुंह के कोने पर मुस्कान आ गई। चुनयुन, तुम यहाँ क्यों हो? जो व्यक्ति आया वह रिया था। उसने अपनी कार पार्क की और सबसे पहले अंदर प्रवेश किया। रिया ने भी दक्ष को देखा और तुरंत उसका चेहरा आश्चर्य से चमक उठा। वह जल्दी से दौड़ी और अपना हैंडबैग दक्ष की बाहों में फेंक दिया। मेज पर इतनी सारी चीजें क्यों हैं? मेरा बैग रखने की जगह नहीं है। तुम इसे नीचे रखने में मेरी मदद करो। रिया बहुत सहजता से दक्ष के सामने नींबू पानी उठाकर एक घूंट भर रही थी। फफ फफ फफ, बेस्वाद और बेस्वाद। बॉस लेडी, मेरे लिए एक लिट्टे ले आओ। तभी उसने इधर उधर देखा और जो पिंरू और दिनेश को देखा। ये देखकर कि वे कुछ हद तक सुंदर थे, उसने सोचा अगर वे 10 गुना ज्यादा सुंदर होते तो लगभग उसके जैसे ही सुंदर होते। तुरंत ही संकट की भावना पैदा हो गई और उसने दक्ष को घूरते हुए कहा, वे कौन हैं? दक्ष ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन जो पिंरू और दूसरी महिला ने एक दूसरे को देखा और वे पहले ही अपना मन बना चुके थे। ये व्यक्ति वास्तव में एक अंधे तारीख के लिए आया था।
और दक्ष भाग्य के किसी झटके से वास्तव में एक अमीर दूसरी पीढ़ी की, एक निष्पक्ष, अमीर और सुंदर महिला के साथ एक अंधे तारीख पर जाने में सक्षम हो गया। लेकिन वे दक्ष को कामयाब कैसे होने दे सकते थे? उन्हें अपनी अच्छी चीज़ तो बर्बाद करनी ही थी। जो पिनरू ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस, हम दक्ष के पूर्व सहपाठी हैं, लेकिन अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ओह, क्या आप उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जा रही हैं? सावधान रहें, वह बहुत गरीब है और उसकी कोई महत्वाकांक्षा या योग्यता नहीं है। अगर आप उसके साथ ब्लाइंड डेट पर गईं, तो शायद। क्या? रिया चीखी, उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। क्या मेरे जीजाजी में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है? क्या वो गरीब हैं और वो योग्य हैं? धिक्कार है। रिया की बुद्धि तुरंत चमक उठी। उसने जो पिनरू और दिनेश को परख लिया और उनके कुटिल व्यवहार से उसे तुरंत पता चल गया कि क्या हुआ था। मेरे जीजाजी यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं, शायद मिस्टर वांग, क्योंकि मिस्टर वांग ने कहा था कि उनका उनसे अपॉइंटमेंट है। और ये दोनों उनके सहपाठी हैं जो अब दावा करते हैं कि उनका उनसे कोई रिश्ता नहीं है। इसका मतलब है कि वे उनकी असली पहचान नहीं जानते और उन्हें नीची नज़र से देखते हैं। बाद में मुझे इतना खूबसूरत देखकर उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ एक ब्लाइंड डेट के लिए आई हूँ और उन्होंने इसे विफल करने की योजना बनाई। बकवास। रिया को तुरंत सब कुछ समझ आ गया और समझ गई कि क्या हो रहा है। उसे जो पिनरू और दूसरी औरत के लिए बेहद घृणा हुई और उसके दिल में एक ठंडी सिसकारी गूंज उठी। दो अज्ञानी महिलाएं, बिल्कुल बेवकूफ़। फिर उसने चारों ओर देखा और पाया कि आसपास के लोग भी दक्ष को ईर्ष्या और जलन के साथ साथ तिरस्कार की भावना से भी देख रहे थे। वह जानती थी कि ये लोग शायद ये भी सोचते होंगे कि उसका जीजा एक गरीब, बेकार और बेकार आवारा है। वह कुछ अवाक थी। क्या मेरा जीजा सचमुच इतना बेकार और गरीब दिखता है? उसने अच्छे कपड़े पहने हैं और वह सुंदर भी है। वह किसी अमीर परिवार का जवान मालिक लग रहा है ना? उसी समय रिया भी अवाक रह गई। इससे पहले वह भी दक्ष द्वारा मूर्ख बनाई जा चुकी थी। अगर वह दिन न होता जब उसे दक्ष से पॉकेट मनी के रूप में 10 लाख रुपए का चेक मिला होता। वह तो जानती भी नहीं। अफसोस, अतीत इतना दर्दनाक है कि उसे याद करना मुश्किल है। रिया को तुरंत पता चल गया कि उसे क्या करना है। जो पिनरू को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और वह उसकी बुराई करता रहा, मिस, आपको सावधान रहना होगा। दक्ष एक गरीब आदमी है जिसका कोई भविष्य नहीं है। सावधान रहना कि वह तुम्हारा फ़ायदा न उठा ले, वरना तुम्हें ज़िंदगी भर मुसीबत और पछतावे में जीना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, रिया पहले ही दक्ष के पास आ चुकी थी। मीठी मुस्कान के साथ मुंह बनाया और प्यारी सी हरकतें करते हुए बोली, जीजाजी, मैंने आपकी दर्जनों रोल्स रॉयस गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त कर दी थीं। आज ही मैंने उन्हें कबाड़ में बेचकर एक BMW i8 खरीदी है। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं? दक्ष। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी भाभी क्या करने की कोशिश कर रही थी, और रिया के शब्दों ने तुरंत उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। मेहमान हैरान रह गए। जो पिनरू हैरान रह गया। दिनेश भी हैरान रह गया। हर कोई अचंभित था, लेकिन अधेड़ उम्र का आदमी और भी ज्यादा आत्मविश्वास और संयम से मुस्कुराया। दरअसल वह शर्मा परिवार का दामाद दक्ष था। जो पिनरू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, उसका चेहरा तना हुआ था। मिस, आपने उसे क्या कहा? और आपने कितनी रोल्स रॉयस गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त की? रिया ने ऊपर देखा, उसे घूरा और कहा, मैंने दर्जनों गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त की, तो क्या हुआ? क्या तुम्हारे हाव भाव का मतलब है कि तुम्हें लगता है कि मेरी ड्राइविंग स्किल्स खराब हैं? हम्फ, कुतिया, क्या मुझे? रिया, सागरनगर शहर में शर्मा परिवार की दूसरी युवती, तुम्हें अपने बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है। क्या? जो पिनरू फिर से अचंभित रह गया। दिनेश का शरीर भी कांप उठा। जियांगघई शहर, शर्मा परिवार। दूसरी युवा महिला, जी चुन्युन। वह वास्तव में शर्मा परिवार की एक युवा महिला है और वह दक्ष की भाभी है। तो फिर क्या दक्ष नहीं है? पवित्र बकवास। वह शादीशुदा है और उसकी शादी तो शर्मा परिवार में भी हुई है। अचानक उन्हें याद आया कि सेक्रेटरी वू ने कुछ समय पहले क्या कहा था कि शर्मा परिवार का एक दामाद भी था जिसका नाम दक्ष था। क्या ये वही हो सकता है? दिनेश और जो पिनरू के चेहरे बदसूरत हो गए। फिर उन्हें कुछ पछतावा होने लगा। क्या आप दक्ष को गरीब होने और कभी अच्छी पत्नी से विवाह न कर पाने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं? उनकी पत्नी रितिका हैं, जो शर्मा परिवार की सबसे बड़ी युवती हैं, जो अब सागरनगर शहर में एक प्रमुख हस्ती हैं और 4 महान सुंदरियों में से एक हैं। उनके पास रितिका के जूते ले जाने के लिए भी कोई सामान नहीं है। दोनों को अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई। ओह, ये बैग किसका है? क्या ये दादोंगमेन से खरीदा गया नकली बैग नहीं है? हमारे शर्मा परिवार का भी वहाँ एक उद्योग है जो इन सस्ते, उच्च गुणवत्ता वाले नकली विलासिता के सामान बेचने में माहिर है। रिया ने लापरवाही से मेज पर रखा LV बैग उठाया। उसकी आंखें तिरस्कार से भर गईं और उसने उसकी सामग्री भी बाहर फेंक दी। लिपस्टिक, कार की चाबियां, सौंदर्य प्रसाधन और कुछ अन्य विलासिता की वस्तुएं मेज पर बिखरी हुई थीं।
जो पिंडू चौंक गई और जल्दी से उसे वापस छीनने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उसे घूरा जिससे वह डर गई और हिलने की हिम्मत नहीं कर पाए। एक धनी परिवार की युवती का आभामंडल अभी भी बहुत मजबूत था। इस समय जो पिंडू एक प्रताड़ित प्राथमिक विद्यालय के छात्र की तरह लग रहा था। कहने की जरूरत नहीं कि दिनेश पहले से ही हक्की बक्की थी, एकटक देखती रही, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसने रिया को देखा, फिर शांत दक्ष को, और मन ही मन पछता रही थी। उसे इसका पछतावा हुआ और जो पिंडू को इससे भी अधिक पछतावा हुआ। वहां उपस्थित कई लोगों को अपराध बोध हुआ और उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए। रिया ने लापरवाही से बैग जमीन पर फेंक दिया और कहा, नकली, एक 180। ये लिपस्टिक, डायर, हाँ, ये भी नकली है, त्यानगो से 990 में मुफ्त शिपिंग के साथ खरीदी। ये रोलेक्स सबमरीना घड़ी, हाँ, क्या ये नीली नहीं है? और ये कार की चाबियां, BMW, ये असली हैं। वह जो पिंडू की ओर देखकर उपहासपूर्वक हंसी और बोली, वह जो बाहर 3 सीरीज है, क्या वह आपकी है? जो पिंडू को आखिरकार थोड़ा आत्मविश्वास और हिम्मत मिली। वो BMW नकली तो नहीं हो सकती थी, है ना? हाँ, यह मेरे बॉयफ्रेंड का है। रिया ने तिरस्कार से कहा, बहुत घटिया। वह कार पानी से खराब हो गई है, सेकंड हैंड रिफर्बिश्ड है और कुछ सालों से चल रही है। कई पुर्जे जोड़े गए हैं और बाजार में उसकी कीमत सिर्फ 30-40 हज़ार है। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो नंबर प्लेट मेरी एक सहकर्मी ने इस्तेमाल की थी। मुझे लगता है कि ये वही है जो उसने तालाब में गाड़ी चलाने के बाद बेच दी थी। धप धप धप। जो पिंडू का चेहरा बदसूरत हो गया और वह 3 कदम पीछे हट गई। पानी से क्षतिग्रस्त कार, 30 से 40 हज़ार, और इसे रिया के सहकर्मी ने बेचा था। इस पल उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी बर्फ के तहखाने में गिर गई हो। उसका चेहरा भी बदसूरत हो गया था। क्या उसे धोखा दिया गया था? क्या डेनिश ने उसे धोखा दिया था? उसने महसूस किया कि वहां मौजूद सभी लोग, विशेषकर दक्ष और स्टारबक्स के कर्मचारी, उसका उपहास करते हुए देख रहे थे। वह नज़र पहले की ईर्ष्यालु और जलन भरी नज़रों से बिल्कुल अलग थी। यह उपहासपूर्ण नज़र, जो दक्ष की ओर होनी चाहिए थी, अब उसकी ओर थी, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसे 10,000 बाणों से छेद दिया गया हो। अपमानजनक, ये बहुत अपमानजनक था। इससे पहले उसने कभी इतना अपमानित महसूस नहीं किया था। तथापि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। रिया ने ऊपर जाकर जो पिंडू का हाथ पकड़ लिया और हीरे की अंगूठी को ठंडी मुस्कान के साथ देखा। जो पिंडू को तुरंत एक बुरा अंदेशा हुआ। क्या ये भी झूठ हो सकता है? उसकी आंखें गिड़गिड़ाहट से भरी थीं, रिया से गिड़गिड़ा रही थीं कि वो चुप हो जाए। हालांकि रिया ने ध्यान नहीं दिया। मेरे जीजा को धमकाने की हिम्मत! मैं तुम्हारे चेहरे पर तब तक थप्पड़ मारूंगी जब तक वह सूझ न जाए। चिंता मत करो, यह नकली नहीं है और यह पानी से क्षतिग्रस्त नहीं है। जो पिंडू ने राहत की सांस ली। अगर हीरे की अंगूठी नकली न होती तो उसका फायदा न उठाया जाता, ये तो अच्छी बात थी। हालांकि रिया के होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी और उसने कहा, दुर्भाग्य से ये हीरा एक नकली हीरा है। इसकी कोई कीमत नहीं है और इसमें हीरे की मात्रा बहुत कम है, 0.01 कैरेट भी नहीं। इस अंगूठी की कीमत केवल 800। यदि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं एक हीरा परीक्षक लाया हूं और आपके लिए मौके पर ही हीरे की सामग्री का परीक्षण कर सकता हूं। वह मजाकिया लहजे में हंसी, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कब से हो? 800 साल। तुम्हारा फायदा उठाया गया है। मुझे धोखा दिया गया था। यह एक स्फटिक है और इसकी कीमत केवल 800 है। धमाका! जो पिंडू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वह व्याकुल थी, उसका चेहरा पीला और बदसूरत था। उसने अपने आसपास के लोगों की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि उसके सबसे अच्छे दोस्त दिनेश और दक्ष सहित हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा होगा। इस समय उसने दक्ष को दोष नहीं दिया, न ही उसने रिया को दोष देने की हिम्मत की। उसने केवल डेनिश को दोषी ठहराया। उस आदमी ने उससे झूठ बोला था। डैंगरोंग हालांकि चौंक गई। उसने मन ही मन सोचा कि वह कितनी भाग्यशाली है कि उसने केवल डेनिश को ही अपने साथ रखा और कभी किसी बात पर सहमत नहीं हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि डेनिश झूठा होगा और वह खुश थी कि उसे धोखा नहीं दिया गया था। तुरंत उसने दक्ष को उलझन भरे भाव से देखा। यह आदमी इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है कि शर्मा परिवार में शादी कर ले? यदि उसकी किस्मत अच्छी होती और वह शर्मा परिवार में शादी कर लेती तो क्या ये शांगहू गांव में शादी करने से बेहतर नहीं होता? ये सोचकर उसका दिल मचलने लगा। दक्ष, कॉलेज में हमारे बीच अच्छे संबंध थे और तुमने मेरा पीछा भी किया था, पर मैं नहीं मानी। यही मेरी अंधता थी। ग्रेजुएशन के बाद हम सहपाठी हैं, चलो एक दूसरे को फिर से जानते हैं। दिनेश अजीब तरह से मुस्कुराए, अपने बालों में हाथ फेरा, फिर दक्ष की ओर चली गई, जमीन पर घुटने टेक दिए और विनती की। जो पिंडू भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। दक्ष ने सचमुच उसका पीछा किया था। हालांकि उस समय दक्ष बहुत सुस्त था, फिर भी वह कभी कभार चुपके से उसकी तरफ देख लेता था और एक छोटी सी तरकीब से उसने उसे अपने जाल में फंसा लिया।
अब जबकि दक्ष सफल हो गया था और सत्येश झूठा निकला तो वह सत्येश को छोड़कर दक्ष के साथ मिल सकती थी। भले ही दक्ष पहले से ही शादीशुदा थी, फिर भी उसे कोई आपत्ति नहीं थी। पैसा ही सब कुछ था। जब तक दक्ष शर्मा परिवार से पैसे ले पाती और अपना गुजारा कर पाती, बस इतना ही काफ़ी था। जो पिंडरू ने भी अपने बालों में हाथ फेरा, फिर मुस्कुराने की कोशिश की, आगे बढ़ी, जमीन पर घुटने टेक दिए और दक्ष की तरफ देखा। दक्ष, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? बोलते हुए उसने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए दक्ष का हाथ पकड़ लिया। थप्पड़। दक्ष ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी, लेकिन रिया पहले ही गुस्से में थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर उसे थप्पड़ मार दिया। कुतिया, तुम क्या कर रही हो? क्या मैं मर गई हूँ? मेरे सामने ही अपने जीजा को बहका रही हो। रिया गुस्से से आग बबूला हो गई। साथ ही उसने डैंगरोन को जमीन पर पटक दिया, जिससे दोनों लंबी और खूबसूरत महिलाएं गिर गईं। हर कोई हैरान और भयभीत था। कुछ लोग बहुत नाखुश थे और मदद करना चाहते थे, लेकिन रिया की निगाह उन पर पड़ी और वे तुरंत लड़खड़ा गए। किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। जो पिंडरू और दिनेश डर के मारे पीले पड़ गए। उन्होंने रिया को घूरते हुए कहा, तुम हमें क्यों मार रहे हो? रिया ने ठंडी आवाज में कहा, बस तुम्हें मार रहा हूं। अगर तुमने मेरे जीजा को बहकाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूं। थूकना। उसने सीधे जो पिंडरू के उल्टे बैग पर थूका और तिरस्कारपूर्वक कहा, कुतिया, तू आईने में क्यों नहीं देखती? तू इतनी बदसूरत है कि मैं बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाऊंगी, और तुझे मेरे जीजा को रिझाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी बहन रितिका अद्वितीय आकर्षण वाली सुंदरी है, दक्षिण पूर्व प्रांत की 4 महान सुंदरियों में से एक है। उसकी तुलना में आपकी क्या तुलना है? जो पिंडरू को बहुत बुरा लगा और वह इतनी शर्मिंदा थी कि वह मर जाना चाहती थी। उसे लगा कि उसने बहुत अपमान सहा है। उन्होंने कहा, भले ही आपके पास पैसा हो, भले ही आप ऊंचे और शक्तिशाली हों, चाहे आप कितने भी योग्य हों, आप लोगों को यूं ही तुच्छ नहीं समझ सकते। क्या पैसा होना कोई बड़ी बात है? हालांकि मैं गरीब हूं, हालांकि मेरे पास पैसा नहीं है, और मैं तुम्हारी तरह कुलीन नहीं हूं, फिर भी मेरी अपनी गरिमा है। वह रोई। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। हालांकि यह मुख्यतः एक नाटक था। मुख्य रूप से वह दक्ष और उपस्थित लोगों की सहानुभूति प्राप्त करना चाहती थी और उन्हें रिया के प्रति शत्रुतापूर्ण बनाना चाहती थी। ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा किया था। उसने पहले भी कई लोगों के बॉयफ्रेंड चुराए थे, जिनमें डेनिश की पूर्व गर्लफ्रेंड को भी जबरदस्ती भगाना शामिल था। जैसी कि उम्मीद थी, वहां उपस्थित सभी लोगों को उसके प्रति गहरी सहानुभूति थी और वे रिया के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण थे। लेकिन ये बेकार था। रिया की आलोचना करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार वो एक बड़े परिवार की युवती थी। उसकी आलोचना करने की हिम्मत कौन करेगा? हो सकता है कि उन्हें दफन कर दिया जाए और उन्हें पता भी न चले। जो पिंडरू ने भी चुपके से दक्ष पर नजर डाली, लेकिन देखा कि दक्ष विचलित था, बस ठंडेपन से देख रहा था। उसका दिल थोड़ा घबरा गया और साथ ही थोड़ा गुस्सा भी आया। दिखावा क्या है? तुम्हें तो मैं साफ पसंद थी। मैं तुम्हारा पहला प्यार होना चाहिए था। तुम्हें मेरे लिए अविस्मरणीय होना चाहिए था, वरना तुम यहाँ क्यों होते? आपने मेरे बारे में सुना होगा, हाँ, मेरे वीचैट मोमेंट्स देखे होंगे और फिर जानबूझकर मुझसे गलती से मिलने के लिए यहाँ दौड़े होंगे, फिर मुझे दिखाने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग करेंगे और फिर धीरे धीरे मेरा पीछा करेंगे। जो पिंडरू ने ये सोचा और इसके बजाय वह बहुत शांत हो गया। उसे लगा कि उसका अंदाज़ा सही ही होगा। दक्ष अब भी उसे पसंद करता था और वो जानबूझकर उसे दिखाने के लिए यहाँ आया था, साथ ही अपने लिए एक रास्ता छोड़ने के लिए, और बाद में उसके पीछे पड़ने की योजना बना रहा था। बात बस इतनी थी कि अब वह एक धनी परिवार का दामाद था, हर जगह उस पर पाबंदियां थीं और उसकी भाभी रिया अभी भी यहाँ थी, इसलिए वह और कुछ नहीं दिखा सकता था। ये सोचते ही जो पिंडरू को कुछ समझ आया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रिया ने उसकी मुस्कान देखी और कॉनन की तरह तुरंत समझ गई कि वह क्या सोच रही है। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे जीजा तुम्हें पसंद करते हैं? तुम सच में आईने में नहीं देखती, तुम बस अपनी ख्वाहिशें पाल रही हो। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला, अपनी बहन रितिका के साथ अपनी एक तस्वीर खोली और जो पिंडरू को दिखाए। देखा, बाईं ओर वाली ये खूबसूरत औरत मेरी बहन रितिका है। उसकी तुलना में तो तुम एक बदसूरत बत्तख हो, और सबसे बदसूरत। उसने घृणा से अपना फ़ोन दूर रख दिया और उसे चंचल नज़रों से देखने लगी। धप धप धप। जो पिंडरू एक बार फिर हिल गया, 3 कदम पीछे हट गया, पूरी तरह से व्याकुल। बहुत सुंदर, बहुत महान, मैं उसके जितना अच्छा नहीं हूँ। पहली बार जो पिंडरू को हीनता का एहसास हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रितिका इतनी खूबसूरत होंगी, और दक्ष की क्या किस्मत थी कि वह इतनी खूबसूरत महिला से शादी कर पाया। क्यों उसे? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे सचमुच मेरी परवाह नहीं है? यहाँ मुझसे मिलना वास्तव में महज एक संयोग था, उनकी ओर से जानबूझकर नहीं। ये सोचकर जो पिंडरू व्याकुल हो गई, उसका चेहरा अप्रिय लग रहा था। दिनेश बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा देखता रहा।
वह तो जाना भी चाहती थी, रुकना तो बहुत शर्मनाक था। जिस व्यक्ति का वह इतने समय से मजाक उड़ा रही थी, वह एक धनी परिवार का दामाद निकला। मैनेजर वांग, मैं आपको बता दूं, मेरे लिए 1 दर्जन से ज़्यादा लोग काम करते हैं। मुझे कोई भी प्रोजेक्ट दे दीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि मैं उसे पूरा करूंगा। डेनिश और सचिव वो अपने साथ 3 अन्य लोगों को लेकर वापस लौटे, सुमेश्वर और उनके दोनों बेटे, जबकि सचिव वो एक फीकी मुस्कान के साथ उनके पीछे पीछे चल रहे थे। मैनेजर वांग के बगल में सिर्फ डेनिश ही था, जो लगातार शेखी बघार रहा था। फिर जब वह अंदर आया तो उसने अपने आसपास के सभी लोगों के हाव भाव में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखा। डेनिश ने देखा कि दक्ष अभी भी वहीं था और उसके बगल में एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी। क्या वह खूबसूरत महिला कोई और नहीं बल्कि मिस रिया ही थी, जो शर्मा परिवार से मैनेजर वांग के साथ आई थी। वह एक कदम पहले ही प्रवेश कर चुकी थी। दक्ष ने अब भी यहाँ रुकने की हिम्मत की। हाँ, वह उसका मजाक उड़ाएगा, उसे पूरी तरह से अपमानित करेगा और उसे सागरनगर शहर से बाहर निकाल देगा। डेनिश ने जूपिंद्रू और दिनेश के चेहरों के भावों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सीधे दक्ष की ओर इशारा किया और डांटा, दक्ष इधर आओ। आज 6 अध्याय, चरमोत्कर्ष है ना? अच्छा लग रहा है ना? कल चलो बड़ा कदम उठाते हैं। सिफारिश वाले टिकट और मासिक पास मांग रहे हैं, ज्यादा नहीं है ना? तुम क्या घूर रहे हो? इधर आओ। डेनिश दहाड़ा, उसकी आंखें विजय और अहंकार से भरी थीं। उन्होंने न तो वहां उपस्थित लोगों के हाव भाव पर ध्यान दिया, न ही जूपिंद्रू और दिनेश के। वह इस विश्वास के साथ इधर उधर घूम रहा था कि स्थिति उसके नियंत्रण में है। मैनेजर वांग और सचिव वू के साथ उन्हें विश्वास था कि वह आसानी से दक्ष पर हावी हो सकते हैं। और मिस जी भी मौजूद थीं। उसने सुना था कि वह अविवाहित हैं। अगर वह उनके सामने दिखावा कर सके और उनकी नज़रें अपनी ओर खींच सके तो शायद। आगे क्या होगा, इसकी कल्पना करना तो उसकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैनेजर वांग दंग रह गए। उनके दोनों बेटे भी स्तब्ध रह गए। फिर उन तीनों के चेहरे अजीब हो गए। सचिव वू ने भी दक्ष की ओर देखा, लेकिन उसने अपने बॉस और युवा मालिकों के भावों में बदलाव नहीं देखा। अन्यथा लोगों को पढ़ने की अपनी क्षमता के कारण वह कुछ न कुछ नोटिस कर लेती। दुर्भाग्यवश वह इसे नहीं देख सकी। इसके बजाय वह डेनिश के कार्यों से कुछ हद तक संतुष्ट थी। हालांकि वह दबंग था और बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी उसने सत्ता में बैठे लोगों को यह एहसास दिलाया कि वह विश्वसनीय है। यदि वह दक्ष जैसे साधारण व्यक्ति को भी नियंत्रित नहीं कर सका, तो वह अपने अधीनस्थों को कैसे नियंत्रित कर सकता था? तो वह डेनिश की फटकार से बहुत संतुष्ट थी। ये देखकर कि दक्ष विचलित था, सत्येश तुरंत क्रोधित हो गया। वह मैनेजर वांग और रिया के सामने प्रदर्शन करना चाहता था। यदि दक्ष विचलित रहा तो वह दिखावा कैसे कर सकता था? मारो उसे, उसे अवश्य मारना चाहिए। उसे सबक सिखाना था और उसे बताना था कि यहाँ राजा कौन है। सत्येश आगे बढ़ा और अपनी हथेली मेज पर पटक दी। दक्ष, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। उठना। मैनेजर वांग और अन्य लोग यहाँ हैं। ये सबसे अच्छी सीट है, इसे उसे और मिस जी को दे दो। उसने घृणा से कहा, इसके अलावा क्योंकि तुम पिंडू के सहपाठी थे, मैं तुम्हें हमारे साथ अमीर बनने की अनुमति देने की योजना बना रहा हूँ। अगर हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया तो मैं तुम्हें राजमिस्त्री की नौकरी दे दूंगा। उठो और मुझे धन्यवाद दो। मैनेजर वांग को धन्यवाद दो, मिस जी को धन्यवाद दो। जल्दी करो, वरना मुझे दोष मत दो कि मैंने तुम्हें मुंह नहीं दिखाया और सीधे थप्पड़ मार दिया। वह ठंडी सांस लेते हुए दक्ष को घूरने लगा। हालांकि उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों के हाव भाव में आए बड़े बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। कई लोगों के चेहरे पर अजीब भाव थे। यहां तक कि शोरगुल भी बंद हो गया था और सब कुछ शांत हो गया था। वे इस दृश्य को अजीब भाव से देखते रहे। जूपिंद्रू पहले से ही भावहीन हो चुकी थी क्योंकि वह जोयू से पूरी तरह निराश थी। वास्तव में उसने कुछ हद तक ये भी आशा व्यक्त की कि डेनिश को भी वही उपचार पसंद आएगा जो उसने अभी अभी अनुभव किया था। जहां तक दिनेश का सवाल है, क्योंकि उसे धोखा नहीं दिया गया था, उसने वास्तव में सत्येश से कुछ पैसे प्राप्त किए थे। ये लड़का उससे प्रेम करना चाहता था, इसलिए वह अक्सर उसे लाल लिफाफे भेजता था। हालांकि उसे ऐसे रिश्ते की परवाह नहीं थी। उसके हृदय में एक ठंडी घृणा और उपहास की झलक थी। वह सत्येश को अपमानित करने के लिए जूपिंद्रू से भी अधिक उत्सुक थी, ताकि वह सभी का ध्यान आकर्षित कर सके और वह बच निकल सके। आखिरकार उसने पहले भी दक्ष का मजाक उड़ाया था और रिया अभी तक उससे निपटने नहीं आई थी, जिससे उसे थोड़ा भाग्यशाली महसूस हुआ। वह जितनी कम ध्यान देने योग्य होगी, उतना ही अच्छा होगा। बेशक उसने ये भी उम्मीद की कि अगर डेनिश का मैनेजर वांग के साथ वास्तव में बहुत अच्छा रिश्ता है और दक्ष को अपमानित करने के लिए मैनेजर वांग का पूरा समर्थन मिल सकता है, तो वह भी इसे देखकर खुश होगी। आखिरकार दक्ष ने शर्मा परिवार में दामाद के रूप में ही विवाह किया था। संभवतः उसके पास बड़े बॉस को जानने के लिए समय या क्षमता नहीं थी, है ना? उसने सुना था कि जो दामाद धनी परिवारों में विवाह करते हैं, उनका दर्जा आमतौर पर बहुत निम्न होता है और वे कुत्ते से भी बदतर जीवन जीते हैं।
वह ये नहीं जानती थी कि शर्मा परिवार में दक्ष का क्या हाल है। उसने सोचा कि वह शायद औसत ही काम कर रहा है, अन्यथा वह सीधे तौर पर दिखावा और लोगों को अपमानित करना क्यों शुरू नहीं कर देता और इसके बजाय अपनी भाभी को उसकी रक्षा के लिए आगे आने देता। ऐसा ही होना चाहिए। एक निकम्मा व्यक्ति अभी भी निकम्मा ही है। क्या होगा यदि उसकी शादी किसी धनी परिवार में हो जाए? दक्ष उठ खड़ा हुआ। वह खड़ा है, ये देखकर डेनिश बहुत संतुष्ट हुआ और उसने गर्व और अहंकार से कहा, क्या पहले उठना ठीक नहीं होता? बहुत धीमी गति से, बिना किसी विवेक के। क्या आपने मैनेजर वांग और सचिव वू को आते नहीं देखा? यदि आप मैनेजर वांग के समय में देरी करते हैं तो मैं आपकी मजदूरी काट लूंगा और मैं आपको ईंट बिछाने का काम भी नहीं दूंगा। दक्ष के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और फिर वह आगे बढ़ते हुए बोला, ईंट बिछाने का काम? मेरी मजदूरी काट लो। ये देखकर कि उसने उसे घूरने और उससे सवाल करने की हिम्मत की, डेनिश तुरंत क्रोधित हो गया। क्या आप आश्वस्त नहीं हैं? आपको ध्यान से सोचने की जरूरत है। मैं मैनेजर वांग का आदमी हूं और मैं मैनेजर वांग से प्रोजेक्ट लेने जा रहा हूं। उस समय मैं प्रति वर्ष लाखों कमाऊंगा। कितने लोग जीविका के लिए मेरा अनुसरण करेंगे? क्या आप बेरोजगार नहीं हैं? मैं तुम्हें ऊपर उठा रहा हूं, तुम्हें अवसर दे रहा हूं ताकि तुम भूख से न मरो। कृतघ्न मत बनो। बोलते हुए उसने अपना हाथ उठाया और थप्पड़ मार दिया। थप्पड़, लेकिन वह चूक गया क्योंकि रिया ने पहले ही कार्रवाई करते हुए उसे सीधे जमीन पर पटक दिया था। बल समाप्त होने से पहले वह 3 बार लुढ़का। वह अचंभित रह गया। सत्येश हक्का बक्का रह गया। वह जल्दी से उठा और आश्चर्य से पूछा, मिस जी, आपने मुझे क्यों मारा? वह बहुत हैरान था। उसने अपने आसपास के लोगों के अजीब हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया। रिया ने ठंडी आवाज में कहा, तुम कुत्ते, क्या तुम मेरे जीजा को मारने के भी लायक हो? साला, कौन? दक्ष। डेनिश एक पल के लिए जम गया, फिर दक्ष को घूरता रहा। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान देखकर उसका दिल ठंडा हो गया। फिर उसने जो पिंडरू के भावहीन चेहरे, दिनेश के उपहासपूर्ण रूप और आसपास की भीड़ के अजीब भावों को देखा और तुरंत जाग गया, ऐसा महसूस करते हुए कि वह एक बर्फ के तहखाने में गिर गया था। उसके हाथ और पैर ठंडे हो रहे थे। बकवास। दक्ष शर्मा परिवार का दामाद है। सचिव वो भी चौंक गईं और उन्होंने दक्ष को कुछ भय से देखा। क्या ये हो सकता है कि वह दक्ष था, शर्मा परिवार का निकम्मा दामाद? डेनिश पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर कुछ विचलित भी हुआ। दक्ष की पहचान से वह भयभीत हो गया। फिर उसने अपनी चाची सचिव वो की ओर देखा। सचिव वो भी चौंक गईं, लेकिन वह ज्यादा डरी नहीं थीं। वह एक निकम्मा दामाद था। यदि उसने उसे नाराज किया है तो ऐसा ही हो। बात बस इतनी थी कि रिया के सामने उसे अपमानित करने से शर्मा परिवार की कुछ बदनामी हो जाती। उसकी शांति ने डेनिश को अपना आत्मविश्वास वापस दिलाया और कुछ समझ भी आया। दक्ष वास्तव में शर्मा परिवार का दामाद था, लेकिन वह संभवतः शर्मा परिवार में महत्वहीन था, एक निकम्मा। और दक्ष को धमकाना शर्मा परिवार के लिए एक तमाचा था। यही वजह थी कि रिया ने उसे मारा। हालांकि ये केवल इसलिए था क्योंकि उसने शर्मा परिवार की गरिमा को ठेस पहुंचाई थी। दक्ष अभी भी बेकार था। सत्येश ने चुपके से राहत की सांस ली। दक्ष कुछ खास नहीं था। भले ही उसकी शादी एक अमीर परिवार में हुई हो, फिर भी वह कुत्ता ही था। यद्यपि वह एक ईर्ष्यालु कुत्ता था, डेनिश डरता नहीं था। जब तक उसे मैनेजर वांग से प्रोजेक्ट मिलता रहा, वह अपनी क्षमता से पैसा कमा सकता था। दक्ष, एक निकम्मा, के पास शायद कोई पैसा नहीं था, है ना? ये सोचकर उसने जल्दी से माफ़ी मांगी, मिस जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि दक्ष आपके बहनोई हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे कभी नाराज़ नहीं करता। इसके अलावा मेरा शर्मा परिवार को नाराज करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मैंने बस दक्ष को नीचे देखा। थप्पड़, थप्पड़, थप्पड़। जी चुन्यून ने उसे 2 बार और थप्पड़ मारा, सीधे तौर पर सचेश को चौंका दिया। उसने उसे फिर मारा। रिया के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और उसने कहा, तुम कुत्ते, क्या तुम मेरे जीजा को नीची नज़र से देखने के भी लायक हो? डेनिश हैरान था और उसे लग रहा था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसे इस बात के लिए और उस बात के लिए मारा जा रहा था। क्या अमीर लोग वाकई इतने महान होते हैं? तभी उसने देखा कि दक्ष उसे ठंडी निगाहों से देख रहा है और खर्राटे ले रहा है। क्या देख रहे हो? तुम सिर्फ औरतों के पीछे छिपने की हिम्मत करते हो। तुम घर में रहने वाले दामाद जैसे घटिया इंसान हो। मैं चाहे कितना भी नीच क्यों न होऊं, मिस जी के घरवालों से पिटना तो तुमसे बेहतर ही है। कम से कम मैं अपनी काबिलियत से पैसे तो कमाता हूं और मुझे अपने बल पर प्रोजेक्ट तो मिलते हैं। दक्ष ने कहा, ओह, और मजाकिया लहजे में पूछा, निर्देशक वांग, आपने उसे यह प्रोजेक्ट दिया था? डेनिश एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या यह आदमी डायरेक्टर वांग को जानता था? वह चौंक गया और जल्दी से निर्देशक वांग की ओर देखा, जिन्होंने, जैसी की उम्मीद थी, ठंडे स्वर में अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैंने उसे कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया। धमाका। डेनिश एकदम से डर गया, उसके पैर ढीले पड़ गए और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया
सोमेश्वर की जांघ पकड़ ली, फूट फूट कर रोते हुए बोला, डायरेक्टर वांग, यह एक गलतफहमी है, यह एक गलतफहमी है। मुझे नहीं पता था कि दक्ष आपको जानता है। मुझे पता है कि मैं गलत था। कृपया मुझे कुछ प्रोजेक्ट दीजिए, मैं गुजारा भी नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज़, मेरे ऊपर बड़े लोग हैं, नीचे बच्चे हैं और बीच में एक गर्लफ्रेंड है। अगर मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं मिला तो मैं अपनी कार का लोन भी नहीं चुका पाऊंगा। मैं सचमुच खत्म हो जाऊंगा। प्लीज़, मुझे कोई प्रोजेक्ट दे दो। वह सीधे निदेशक वांग के पैरों से लिपट गया और रोने लगा, अत्यंत विनम्र। जो पिंरू और दिनेश के गाल फड़क गए, लेकिन उन्हें कोई सहानुभूति महसूस नहीं हुई क्योंकि वे दोनों सत्येश द्वारा धोखा खा चुके थे। इस समय डेनिश के प्रति उनकी नफरत दक्ष और रिया के प्रति उनकी नफरत से भी अधिक हो गई। वे बस इस बात से हैरान थे कि दक्ष भी निर्देशक वांग को जानता था और ऐसा लग रहा था कि निर्देशक वांग दक्ष के प्रति बहुत दोस्ताना थे। बाकी सभी लोग जटिल भावों के साथ देख रहे थे। धनवान लोगों के सामने पैसे के लिए, जीविका चलाने के लिए कोई सचमुच सारी गरिमा त्याग सकता है। कुछ लोगों ने डेनिश को भी तिरस्कार की दृष्टि से देखा। सेक्रेटरी वो भी हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि दक्ष उसके बॉस डायरेक्टर वांग को जानती होगी। वह ये बिल्कुल नहीं जानती थी। उसी समय उसे थोड़ी बेचैनी भी महसूस हुई। जब उसने दक्ष को ध्यान से देखा तो उसने देखा कि दक्ष भी उसकी ओर देख रहा है, जिससे वह चौंक गई। मिस्टर दक्ष, यह एक गलतफहमी है, सचिव वू ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा। मैं पहले अंधा था और तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैं तो मरने लायक हूँ। उसे पहले माफ़ी मांगनी होगी, वरना उसकी नौकरी चली जाएगी। इसके अलावा ऐसा कहकर वह दक्ष और निर्देशक वांग के बीच के रिश्ते को भी परखने की कोशिश कर रही थी कि वह कितना मजबूत है। काश वे एक दूसरे को जानते होते तो शायद वह ठीक रहती। यदि उनका रिश्ता अच्छा होता तो वह खतरे में होती। सोमेश्वर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और बोले, सचिव वो, क्या आपने पहले भी निदेशक मित्तल को नाराज किया था? निर्देशक मित्तल? सचिव वो का दिल धड़क उठा और उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया। वह डायरेक्टर वांग के स्वभाव से वाकिफ थी। आम लोगों को वह सीधे भाई कहकर बुलाते थे, जो उनके करीब आने का तरीका था। जहां तक काम के साझेदारों की बात है, वह उन्हें सीधे उनके पद के नाम से बुलाते थे। अगर वह किसी को निदेशक कहते तो इसका मतलब होता था कि वह सीधे तौर पर दूसरे पक्ष को अपने बराबर का दर्जा दे रहे थे। दक्ष और निर्देशक वांग न केवल एक दूसरे को जानते थे, बल्कि उनके बीच व्यापारिक लेन देन भी था। ये कैसे संभव था? दक्ष, जो एक लिव इन दामाद था, शर्मा परिवार में एक कूड़ा था, सब उसका तिरस्कार करते थे। वह डायरेक्टर वांग के साथ व्यापारिक लेन देन कैसे कर सकता था? अचानक उसे कुछ ख्याल आया। निदेशक वांग यहाँ ईस्ट सिटी विकास परियोजना को संभालने के लिए एक निदेशक से मिलने आई थी और उन्हें निदेशक वांग से यह पूछने का कभी मौका नहीं मिला था कि वह निदेशक कौन थे। और अब वह निर्देशक बहुत संभवतः दक्ष था। आशा के अनुसार दक्ष ने कहा, उसने मुझे अपमानित नहीं किया, उसने तो बस मुझे कचरा समझा। डायरेक्टर वांग, लगता है मैं ये कमीना आपके साथ बिजनेस करने के लायक नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं घर जाकर आराम करूँगा। ये वास्तव में वह था। सेक्रेटरी वो पर अचानक बिजली गिर पड़ी। वह डर गई और घबरा गई और ज़मीन पर गिर पड़ी। वह जितनी नेक थी, इस समय वह उतनी ही विनम्र भी थी। फिर वह तेजी से आगे बढ़ी और सीधे दक्ष की जांघ से लिपट गई, अपने दोनों पहाड़ों से दक्ष को दबाते हुए दया की भीख मांगने लगी। डायरेक्टर मित्तल, यह एक गलतफहमी है, यह एक गलतफहमी है। मुझे नहीं पता था कि आप डायरेक्टर वांग के बिजनेस पार्टनर हैं। ये सब गलतफहमी है। अगर मुझे पता होता तो चाहे आप मुझे पीट पीट कर मार भी डालें, मैं आपको कभी नाराज़ नहीं करता। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी उम्र 30 साल से ज़्यादा है। अगर मैं ये नौकरी खो दूंगा तो मेरे लिए दूसरी नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वह विनम्रतापूर्वक विनती करती रही, लगातार विनती करती रही। डेनिश हक्का बक्का रह गया। उसका समर्थक वास्तव में दक्ष से दया की भीख मांग रहा था और दक्ष निदेशक वांग के व्यापारिक साझेदार थे। क्या ऐसा हो सकता है? उसने ये भी सोचा कि निदेशक वांग विकास व्यवसाय का ठेका लेने के लिए ईस्ट सिटी आए थे और वह यहाँ निदेशक वांग से मिल रहे थे, यहाँ तक कि कह रहे थे कि वह व्यवसाय कर रहे हैं। क्या यह नहीं था दक्ष, वह बड़ा बॉस था जिसने ईस्ट सिटी को खरीदा था? हे भगवान, ये वह था। ये वह कैसे हो सकता है? हर कोई अचंभित, चकित और फिर स्तब्ध रह गया। जैसी कि उम्मीद थी, निर्देशक वांग ने सुना कि दक्ष बात नहीं करना चाहता और तुरंत घबरा गया। वह जानता था कि दक्ष के निर्देशकों के समूह में चेंगजियान समूह के निदेशक झांग जियानवेन और वानहुआ के निदेशक कियानहुआ भी थे, जो दोनों इंजीनियरिंग के व्यवसाय में थे। दक्ष की ये परिवार से येलिन के साथ भी मुलाकात हुई थी। अगर दक्ष ने सचमुच उसके साथ सहयोग करना छोड़ दिया और बाकी तीनों को सब कुछ दे दिया तो उसे एक बाल भी नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी हानि होगी। ईस्ट सिटी का विकास एक बहुत बड़ा व्यवसाय था। उसने झट से कहा, डायरेक्टर टैंग, यह एक गलतफहमी है, ये सचमुच एक गलतफहमी है।
मुझे नहीं पता था कि मेरा अधीनस्थ इतना अज्ञानी है और आपको नाराज कर देगा। मैंने उसे तुम्हें नमस्कार करने के लिए बुलाया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी नासमझ, इतनी घटिया निकलेगी। मैं अपने बेटे से उसे घसीटकर बाहर भेजूंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। मुझे माफ़ कर दो। उसे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके पीछे वांग जेन आगे बढ़ा, सीधे सेक्रेटरी वू के बाल पकड़े और उसे घसीटकर दरवाजे से बाहर ले गया। सेक्रेटरी वू डर के मारे पीली पड़ गई और दहशत में दया की भीख मांगने लगी। डायरेक्टर वांग, मेरी जान बख्श दो। डायरेक्टर वांग, मेरी जान बख्श दो। मुझे पता है मैं गलत थी। डायरेक्टर टैंक प्लीज़ मुझे जाने दो। टकराना। दरवाज़ा बंद हो गया और तभी उन्हें बाहर से एक महिला के रोने और चीखने की आवाज़ सुनाई दी। सबके दिल कांप उठे। जो पिंरू अचंभित रह गया। दिनेश भयभीत था। सत्येश कांप रहा था। दक्ष की आभा इतनी शक्तिशाली थी कि निर्देशक वान को भी उससे कृपा करनी पड़ी। वे तीनों भय और पश्चाताप से भर गए। इस समय उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने दक्ष को उकसाया था। डेनिश जानता था कि अगर वह रुका तो उसे प्रोजेक्ट पाने का मौका नहीं मिलेगा। उसका समर्थक गिर चुका था और अगर वह नहीं गया तो उसे पीटा भी जा सकता था। ये अमीर लोग लोगों को पीटते समय सचमुच बहुत निर्दयी थे। वह तुरंत ऊपर चढ़ गया, फिर बोला, पिंरू, रोनगर, चलो। लेकिन जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि जो पिंरू और दिनेश अभी तक नहीं गए थे। वह स्तब्ध रह गया। उसने अपना सिर घुमाया और एकदम से हक्का बक्का रह गया। धमाका धमाका। जो पिंरू और दिनेश एक साथ घुटनों के बल बैठ गए और जो पिंरू रेंगते हुए दक्ष के पास पहुंची, उसके जूते गले से लगा लिए, पूरी तरह विनम्र, और उसके चेहरे पर तुरंत आंसू बहने लगे। दक्ष, नहीं नहीं, निर्देशक मित्तल, श्रीमान मित्तल, मैं पहले अंधा था, मैं गलत था। कॉलेज में मैं ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। दक्ष, क्या तुम मुझे नए सिरे से शुरुआत करने का मौका दे सकती हो? असल में मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। स्टॉप बीप बीप बीप। दिव्य डॉक्टर फैंग क्यू का फ़ोन कॉल कनेक्ट हो गया। फैंग क्यू थोड़ा उत्साहित था। युवा मास्टर। युवा मास्टर मित्तल, क्या आपको कुछ चाहिए? दक्ष ने कहा, मैं पूर्वी उपनगरों में एक अस्पताल बनाने की योजना बना रहा हूँ। क्या आप आकर मेरा कार्यभार संभाल सकते हैं? कोई बात नहीं, है ना? विवेक कुमार ने जवाब दिया, कोई बात नहीं। आप जो भी आदेश देंगे मैं उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। दक्ष ने सिर हिलाया। उसने पहले ही स्पीकर पर कॉल लगा दी थी और दिव्य डॉक्टर विवेक कुमार के शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को भयभीत कर दिया। फिर उनके मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें पक्का शक हो गया कि दूसरी तरफ वाला व्यक्ति कोई बुरा आदमी ही है, कोई दिव्य डॉक्टर नहीं। दिव्य डॉक्टर इतना सहज कैसे हो सकता है? न केवल मदद करने के लिए सहमत हो सकता है बल्कि इतना विनम्र भी हो सकता है। दक्ष ने पूछा, तुम्हारे यहाँ इतना शोर क्यों है? फॉन्ग क्यू ने जवाब दिया, मैं जियांगहाई सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल में हूँ, कई सर्जरी की अध्यक्षता कर रहा हूँ और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में भी मेरा मूल्यांकन किया जा रहा है। दक्ष ने सिर हिलाया और कहा, फ़ोन रख दो। फ़ोन रखने के बाद उसने अपना सिर घुमाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ भूल गया हो। रिया ने चमकती आंखों से सुना, पहला अस्पताल। क्या मेरी माँ वहीं काम नहीं करती? लगता है आज उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका अंतिम मूल्यांकन दिवस भी है, जहां उन्हें 2 अन्य मुख्य चिकित्सकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। दक्ष को आखिरकार याद आया, ओह, तो उसकी सास ली न्यानजियाओ उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनी जा रही थीं। रितिका ने उसे पहले भी कई बार याद दिलाया था, लेकिन उसने उससे मदद नहीं मांगी थी क्योंकि सभी को लगता था कि वह कोई सहायता नहीं कर सकता। रिया ने आह भरते हुए कहा, मेरी माँ हाल ही में बहुत चिड़चिड़ी हो गई हैं क्योंकि वह बहुत आत्मविश्वासी नहीं लगती हैं। दक्ष ने ये सुना और उसमें दिलचस्पी लेने लगा। मुझे इसके बारे में बताओ। रिया ने कहा, शैक्षणिक पत्रों और चिकित्सा अनुभव की समीक्षा करते समय वह लगभग अन्य 2 के बराबर थी। दक्ष ने कहा, वह इतनी बुरी है, उसका चिड़चिड़ा होना सामान्य बात है। रिया ने आंखें घुमाईं, मेरी माँ इस साल लगभग 50 साल की हो गई हैं, जबकि बाकी दोनों भी 30 के आसपास हैं। इसलिए वो चिड़चिड़ी हैं। दक्ष दंग रह गया, इतना बुरा? रिया थोड़ा नाराज हुए और बोले, वह आपकी सास हैं, आप इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? दक्ष ने पूछा, और कुछ? आज का मूल्यांकन क्या है? रिया ने कहा, आज एक व्यवहारिक मूल्यांकन लग रहा है जिसमें व्यक्तिगत नैदानिक क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है। मुझे डर है कि वह कई रातों से ठीक से सो नहीं पाए है। वह सिर हिलाते हुए और आह भरते हुए चुप हो गई। वास्तव में उसे ली न्यानजियाओ पर बहुत भरोसा था, लेकिन इन 2 प्रतिभाओं की उपस्थिति ने ली न्यानजियाओ को बहुत बड़ा झटका दिया था और रिया को भी चिंतित कर दिया था। फिर उसने दक्ष की तरफ देखा और कहा, जीजा जी, आप तो कमाल के हैं, आप तो किसी दिव्य डॉक्टर को भी हिला सकते हैं। क्यों ना आप उनसे कुछ तार खींचने को कहें? दक्ष ने उसे तिरछी नज़र से देखा और कहा, तुम गंदगी वाले दरवाजे से तो निकल सकती हो, लेकिन तुम तो पिछले दरवाजे से निकलना चाहती हो। ये तो दवा का मामला है, तुम मजाक कैसे कर सकती हो? रिया को फटकार लगाई गई और उसने अपनी जीभ बाहर निकाली,
थोड़ा डर गई, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका जीजा इतना धर्मी होगा। दक्ष ने मन ही मन सोचा, उसके लिए तार खींचो। रिया ने दक्ष के होठों पर मुस्कान देखी और भौहें चढ़ाते हुए कहा, जीजा जी, क्या आप खुश हैं कि मेरी माँ उपराष्ट्रपति नहीं बन सकी? आपको पता होना चाहिए, अगर वह उपराष्ट्रपति बन गईं तो बहुत खुश होंगी और फिर आपको घर पर कम परेशानी होगी। दक्ष हंसी, कम तकलीफ? मुख्य चिकित्सक बनकर भी वो बहुत खुश होगी। अगर वो उपराष्ट्रपति बन जाए तो क्या वो और भी ज्यादा दबंग नहीं हो जाएगी? वह थोड़ा अधीर हो गया। ठीक है, इस बंजर जमीन पर अब देखने लायक कुछ भी नहीं है। चलो जल्दी से बातचीत करके वापस चलते हैं। वह एक चुटकुला देखना चाहता था, नहीं एक जीवंत दृश्य, नहीं, वह बस जाकर देखना चाहता था। अध्यक्ष वांग, अध्यक्ष ये और बाकी सभी लोग हक्के बक्के रह गए। हम अभी अभी यहाँ आए हैं और हमें जाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ देखने लायक कुछ भी अच्छा नहीं था। सारे प्लानिंग मैप ऑफिस में थे और निर्माण योजना तो बस पेशेवरों को ही सौंपी जा सकती थी। तुरंत ही सभी ने संक्षिप्त चर्चा की और फिर तितर बितर हो गए। दक्ष ने उनकी चर्चा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये सभी लोग मौजूदा समतल भूमि को विकसित करने के बारे में सोच रहे थे। हालांकि दक्ष सारी जमीन को विकसित करने के बारे में सोच रहा था और कुछ आवश्यक पहाड़ों को छोड़ने के अलावा बाकी सब कुछ समतल करना था। इन लोगों के जाने के बाद दक्ष सीधे निचले हुशान पहुंच गया, जो मूल ऊपरी हुशान के पास था। ये दो जुड़ी हुई पहाड़ियां थीं, जिनका क्षेत्रफल 70 से 80 हजार फीट था। बेचारे पहाड़ और खतरनाक पानी, विरल आबादी। ये लिन, सुमेश्वर और अन्य लोगों की चर्चाओं में ये पर्वत भी उड़ाए जाने वाले पहाड़ों में से एक था। हालांकि इसे समतल करने की लागत काफी भयावह थी, जिसके लिए करोड़ों रुपये की आवश्यकता थी और आसपास के निवासियों को भी आपत्ति हो सकती थी, इसलिए सफल कार्यान्वयन की संभावना बहुत अधिक नहीं थी। दक्ष यहाँ आया। करोड़ों रुपये से एक नौक खरीदी जा सकती है, क्या ये बेहतर नहीं होगा? पहाड़ पर इसे बर्बाद करना वाकई बेकार था। दक्ष पिछली बार की तरह ही वहां खड़ा था, अपनी क्यूई को इकट्ठा कर रहा था और ध्यान केंद्रित कर रहा था। इस पहाड़ को फिर से समतल करने की योजना बना रहा था। अचानक उसके पीछे एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वह व्यक्ति स्टारबक्स का एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, बहुत ही प्रतिष्ठित, शानदार और आरामदायक कपड़े पहने हुए, कलाई पर IWC घड़ी पहने हुए। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। यदि कोई ध्यान से देखे तो उसे उसकी गर्दन के पीछे एक प्रभारत पात्र की उकेरा हुआ दिखाई देगा। सागरनगर शहर में शर्मा परिवार के दामाद दक्ष दिव्य शक्ति रखते हैं, अजेय हैं और उनकी तुलना दूसरे दर्जे या यहाँ तक कि पहले दर्जे के मार्शल कलाकार से की जा सकती है। मध्यम आयु वर्ग का आदमी एक फीकी मुस्कान के साथ चला आया। उसने देखा कि दक्ष अभी भी उसकी ओर पीठ करके पहाड़ की ओर मुंह करके खड़ा था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने आगे कहा, उसके पास अजीबोगरीब ताकत और कुछ दौलत है। सबको लगता है कि उसने ये शर्मा परिवार के बूढ़े गुरुजी वेक्सियोंग से हासिल किया है, लेकिन वे नहीं जानते कि यह उसका अपना पैसा है। लेकिन 20 की उम्र में, बिना किसी ताकत, प्रभाव या पृष्ठभूमि के उसकी कुल संपत्ति करोड़ों में कैसे है? ये बात किन जानना चाहता है? दक्ष ने फिर भी अपना सिर नहीं घुमाया, लेकिन किन नाम का अधेड़ आदमी रुका नहीं। इसके बजाय वह दक्ष के पास आया और उसके साथ सामने वाले पहाड़ को देखने लगा। ऊंचे पहाड़ और घने पेड़ नजरों को धुंधला कर देते हैं। मुझे भी यह आत्मज्ञान की अनुभूति अच्छी लगती है, यह एहसास कि मैं कितना छोटा हूँ। पूरे पूर्वी उपनगरों को खरीदना, बेकार बंजर जमीन को अब 1 इंच सोने में बदलना। शर्मा परिवार के दामाद दक्ष, मेरे किन परिवार के कपे छोटे ऊ की मात्रा लपे छोटी ई की मात्रा तपे आ की मात्रा कौस्तुभ को इसमें बहुत दिलचस्पी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्यों? वह वास्तव में कौस्तुभ थे, किन परिवार के कुलपति, जो दक्षिण पूर्व प्रांत के 3 महान कुलीन परिवारों में से एक था। उसके होठों पर अभी भी एक अजीब सी मुस्कान थी। पूर्वी उपनगरों में ऊपरी हुशान को तहस नहस कर दिया गया, चेतन परिवार का नाश हो गया और चेतन परिवार का शिजिंग पर्वत भी गायब हो गया। तुम भी घटनास्थल पर थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस व्यक्ति या विशेषज्ञों के उस समूह के साथ आपका किस तरह का रिश्ता है, जिन्होंने ऊपरी हुशान को तबाह कर दिया और चेतन परिवार को नष्ट कर दिया? धमाका! इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, दक्ष ने सीधे मुक्का मारा। इस मुक्के ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। इसमें एक भयानक ग्रैंडमास्टर आभा थी, एक अजेय पंच बल था, एक अमर पंच हवा चल रही थी और यह सीधे सामने 70 से 80 हजार फीट बड़े पहाड़ से टकरा गई। यह एक धीमी गति वाली प्लेबैक की तरह था। एक अदृश्य वायुतरंग जेली पर बह रही थी और तुरंत जेली को उड़ा ले जा रही थी। उनके सामने ऊपरी हुशान एक गर्जना के साथ ढह गया। हर जगह मलबा उड़ रहा था। धरती हिल गई और कीड़े मकोड़े, पक्षी और जानवर डर के मारे भाग गए। उनके सामने पहाड़ कहाँ था? दृश्य अब अवरुद्ध नहीं था, एक विशाल विस्तार था। इस पल दक्ष ने अपना सिर घुमाया और किन परिवार के मुखिया कौस्तुभ की ओर देखा। ओह, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। धमाका! जो पिंडू जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और एक चापलूस की तरह दक्ष के जूते पकड़ लिए। दिनेश भी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और दक्ष की जांघ पकड़ ली।
वे दोनों बिल्कुल साधारण दासियों जैसी थीं। दूसरी ओर दक्ष एक दुष्ट जमींदार की तरह दिखता था। उनके आसपास के सभी लोग स्तब्ध थे। सचेश, जो जाने वाला था, अब बहुत बुरा लग रहा था। उसकी प्रेमिका एक कुत्ते की तरह दक्ष के सामने घुटने टेक रही थी, उससे माफी मांग रही थी और यह भी कह रही थी कि वह भी उससे प्यार करती है। डेनिश का चेहरा स्वाभाविक रूप से बदसूरत हो गया, क्रोध से भर गया, लेकिन वह असहाय था। वह केवल अपने दांत पीसते हुए, अपनी आंखें लाल करते हुए कह सका, पिनरू, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें खुशी दूंगा। उसकी जान पकड़ना बेकार है, वह पहले से ही एक अमीर परिवार में शादी कर चुका है। जो पिनरू ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह दहाड़ने लगी, तुम बेकार के कचरे हो, तुम सोचते हो कि तुम मुझे खुशी देने के लायक हो। मेरा नाम मत पुकारो, तुम निकम्मे हो, तुम इसके लायक नहीं हो। सचेश का चेहरा राख जैसा हो गया, मानो बिजली गिर गई हो। जो पिनरू ने उसकी ओर इशारा किया और चिल्लाया, तुम अपने सुअर के दिमाग का इस्तेमाल करके भी मत सोचो, क्या तुम मेरे लायक हो? बस एक कंगाल, बदसूरत और घिनौना। आप जो BMW चलाते हैं वह पानी में डूबी हुई कार है और आपने मुझे जो कुछ भी दिया, कॉन्डोम के अलावा, वह सब नकली था। थूकना। उसने मुंह भर लार सीधे डेनिश के चेहरे पर थूक दी। वह पूरी तरह से घृणा से भर गई। डेनिश का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसे यह जानने के लिए देखने की भी जरूरत नहीं थी कि वहां मौजूद सभी लोग उसे तिरस्कार और घृणा से देख रहे थे। साथ ही उसने यह उम्मीद भी नहीं की थी कि उसके बारे में सब कुछ उजागर हो जाएगा। दांत पीसते हुए उसने जो पिनरू को एक तीखी नज़र से देखा, फिर दक्ष को डर से देखा। बिना कुछ कहे उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। दक्ष ने शांति से कहा, तुम ऐसे ही चले जाओगे? डेनिश ठिठक गया, फिर सावधानी से बोला, क्या मैं नहीं जा सकता? मैंने तुम्हें मारा नहीं, नहीं तुम्हें उकसाया। मैंने तो बस तुम्हारे बारे में कुछ बुरी बातें कही थीं। क्या तुम मुझे मारोगे? दक्ष ने कहा, मेरे बारे में कुछ बुरी बातें कही? क्या मैं सचमुच इतनी आसानी से धमकाई जा सकने वाली दिखती हूँ? सचेश घबरा गया और जल्दी से दरवाज़ा धक्का देकर बाहर निकलने का इरादा किया। दक्ष ने कुछ नहीं कहा, नहीं उसने कोई कदम उठाया। इसके बजाय सुमेश्वर के पीछे का एक और बेटा, वांगनान, तुरंत दौड़ा, उसे एक छोटे मुर्गे की तरह गर्दन से पकड़ लिया और उसे पीटने के लिए दरवाजे के पीछे खींच लिया। पीछे से चीखें और दया की गुहारें आ रही थीं। इसके साथ ही सचिव का विलाप भी था, जिससे सभी के सिर में झुनझुनी होने लगी। जो पिनरू और दिनेश और भी अधिक स्तब्ध और भयभीत हो गए, यहाँ तक कि रोना भी भूल गए। वे विनम्रतापूर्वक जमीन पर घुटने टेक कर दक्ष की ओर देखते रहे, डर के मारे सिर हिलाते रहे, यहाँ तक कि बोल भी नहीं पा रहे थे। दक्ष ने उनकी ओर देखा और कहा, क्या मैंने कभी तुम्हारा पीछा किया था? जो पिनरू और दिनेश तुरंत डर के मारे चीख पड़े, बार बार अपना सिर हिलाते हुए बोले, नहीं नहीं, हमने नहीं किया, हम आपसे चिपके हुए थे। दक्ष ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, मैंने पूरा पूर्वी उपनगर खरीद लिया है। शांगू गांव के लोग इसके लिए मेरे आभारी हैं। मैंने तुम्हें ये बहुत पहले बताया था, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने सुना ही नहीं। बैंग बैंग, उसने उनमें से प्रत्येक को लात मारी, जिससे वे उड़ गए। दक्ष ने फिर उनकी बात अनसुनी कर दी। वह सचमुच दो कुतिया पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। फिर उसने सुमेश्वर की ओर देखा और शांति से कहा, चलो बाहर टहलते हैं, यहाँ तो घुटन हो रही है। वह पहले चला गया। जो पिनरू और दूसरी महिला निराश और पछतावे से भरी हुई जमीन पर गिर पड़ी। भीड़ में वह अधेड़ उम्र का आदमी जो अब तक चुप था, मुस्कुराया और उनके पीछे पीछे बाहर चला गया। दरवाजे के बाहर दक्ष और कुछ अन्य लोग पूर्वी उपनगर की विशाल भूमि पर चले। सुमेश्वर ने दक्ष को बार बार समझाया कि सचिव के साथ उसका कोई खास रिश्ता नहीं है और उसे कहा कि वह इसे दिल पर न ले। मिस्टर वांग, बकवास बंद करो, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ, दक्ष ने शांति से कहा। हालांकि इन शब्दों ने सुमेश्वर को राहत की सांस दी। वह सचमुच इस अवसर को खोने से डर रहा था, अन्यथा ये पता नहीं चल पाता कि उनका वांग परिवार कब उठ खड़ा होगा। उन्होंने वास्तव में दक्ष की दूरदर्शिता का अनुभव किया था, जिसने पूर्वी उपनगर को पहले ही खरीद लिया था और उसे विकसित करने की योजना बनाई थी। हर किसी को लगा कि वह सफल हो जाएगा, लेकिन फिर पूर्वी उपनगर में जमीन की कीमतें बढ़ गईं और उनके बढ़ने की पूरी संभावना थी। इस क्षेत्र को विकसित करने से निस्संदेह भारी मुनाफा होगा। श्रीमान, ये यहाँ हैं। रिया ने अचानक दूरी पर रुकी एक कार की ओर इशारा किया और एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी तेजी से उसके ऊपर दौड़ा। ये लिन, ये परिवार के साथ में मास्टर अकेले आए, उनके अंगरक्षक कार में थे। दक्ष और अन्य लोगों के साथ रहना बहुत सुरक्षित था। हर कोई दक्ष की अपार शक्ति के बारे में जानता था, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह दूसरे स्तर के शिखर पर है। कितना भाग्यशाली आदमी है मिस्टर दक्ष, मुझे आपकी बहुत याद आई। ये लिन आगे आए और आते ही उन्हें गले लगा लिया, लेकिन दक्ष ने उसे दूर धकेल दिया और शांति से कहा, मैं केवल अपनी पत्नी को गले लगाता हूँ। ओ प्यारे, रिया का टखना मुड़ गया और वह संतुलन खो बैठी। दक्ष ने तुरंत उसे सहारा दिया और गले लगा लिया।
येलिन, श्रीवांग, दक्ष, अहम, कभी कभी मैं अपनी भाभी को भी गले लगा सकती हूँ। रिया ने अपनी आंखें घुमाईं और खड़ी हो गईं। येलिन ने शोकपूर्ण भाव से दक्ष की ओर देखा और कहा, मिस्टर दक्ष, मैं बहुत बड़ी क्षति में हूँ। श्रीवांग और अन्य लोग समझ गए कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के हंस पड़े। दक्ष भी मुस्कुराए और बोली, तुम पहले भी मुझे पूर्वी उपनगर की जमीन बेचने के लिए कितने उत्सुक थे। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं और तुम्हें पहले ही पछतावा हो रहा है। येलिन अभी भी बहुत नाराज था और उसने दक्ष से कई बार जमीन वापस बेचने की विनती की, लेकिन हर बार असफल रहा। फिर उन्होंने फिर से विनती की, तो फिर पूर्वी उपनगर के विकास का नेतृत्व मेरे ये परिवार को दिया जाना चाहिए। हमारे ये परिवार के पास पैसा है और वे निश्चित रूप से इसे अच्छी तरह से विकसित कर सकते हैं। सोमेश्वर मुस्कुराए और बोले, श्रीमान, क्या यही आपका असली इरादा नहीं है? पूर्वी उपनगर के विकास में मेरी भी हिस्सेदारी है। दोनों बूढ़े लोमड़ियों की तरह दिल खोलकर हंस पड़े। रिया ने बगल से कहा, जीजाजी, अगर पूर्वी उपनगर में एक सामुदायिक अस्पताल खोला जाए तो क्या वह हमारे स्वास्थ्य संस्थान की एक शाखा हो सकती है? दक्ष ने कहा, एक अस्पताल खोला जाएगा, लेकिन यह एक स्वतंत्र अस्पताल होगा। रिया ने कहा, एक स्वतंत्र अस्पताल? उसे उपकरण भी खरीदने होंगे और कर्मचारियों को भी नियुक्त करना होगा। हमारे स्वास्थ्य संस्थान के मौजूदा संसाधनों की तुलना में ये कैसा होगा? मुझे डर है कि तब कोई नहीं आएगा और आपको बहुत सारा पैसा गंवाना पड़ेगा। सोमेश्वर और येलिन ने भी ये सुनकर जल्दी से सलाह दी। एक नए अस्पताल के लिए उपकरण, कर्मचारी और सभी पहलू बहुत खराब होंगे। उस समय मरीजों के भरोसे के बिना यहाँ हमारी संपत्ति की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। दक्ष ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, बस एक दिव्य चिकित्सक को प्रभारी बना दो, क्या इससे समस्या हल नहीं हो जाएगी? दोनों ने ये सुना, हंसे और सिर हिलाते हुए कहा, मिस्टर दक्ष, क्या आप मजाक कर रहे हैं? जिस अस्पताल में कोई मशहूर डॉक्टर हो उसे पहले से ही बड़ा अस्पताल माना जाता है। अगर उसमें कोई भूतिया डॉक्टर हो तो वह एक बेहतरीन अस्पताल है। जहां तक दिव्य डॉक्टर की बात है तो वह सिर्फ राजधानी जैसी बड़ी जगहों पर ही मिलते हैं। हम उन्हें बुलाने का जोखिम नहीं उठा सकते। दक्ष ने कहा, सागरनगर शहर में एक है। येलिन हंसा, क्या आप दिव्य चिकित्सक फोन क्यू के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, हम ऐसे प्रमुख व्यक्ति को आमंत्रित करने का जोखिम कैसे उठा सकते हैं? सोमेश्वर, उसका बेटा और रिया सब हंस पड़े। भला वे दिव्य चिकित्सक फोन क्यू को कैसे आमंत्रित कर सकते थे? बस पूछो और तुम्हें पता चल जाएगा। कैसे पूछूं? पुकारना, अंगूठी अंगूठी। बिना एक और शब्द कहे दक्ष ने सीधे विवेक कुमार का नंबर डायल कर दिया। किन कियान कियू, बकवास, क्या यह अतिशयोक्ति है? उसने एक ही मुक्के से पहाड़ को उड़ा दिया, क्या इससे अधिक कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है? दक्षिण पूर्व प्रांत के 3 महान परिवारों के कुलपति कौस्तुभ अचंभित रह गए। वह बहुत यात्रा कर चुका था और उसने सभी प्रकार के राक्षसों को देखा था और वह शक्तिशाली व्यक्तियों के बारे में 1-2 बातें जानता था, लेकिन उसने कभी किसी को दूर से एक ही मुक्का मारकर पहाड़ को समतल करने में सक्षम नहीं देखा था। यहाँ तक कि अपनी चरम सच्ची मार्शल साधना के साथ भी कौस्तुभ ऐसा नहीं कर सका। यहाँ तक कि रुपेमेन के संप्रदाय गुरु, जो कि किन परिवार के पीछे की शक्ति है, भी ऐसा नहीं कर सके। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो ऐसा कर सके। जो ऐसा कर सके वे मनुष्य नहीं थे। दक्ष ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने अभी कहा कि तुम कौस्तुभ हो, किन परिवार के मुखिया, और तुम उस व्यक्ति की तलाश कर रहे हो जिसने एक ही मुक्के से पहाड़ उड़ा दिया और चेतन परिवार को नष्ट कर दिया। माफ कीजिए, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। कौस्तुभ अवाक रह गया। उसने पहले भी बेशर्म लोगों को देखा था, लेकिन दक्ष जैसा बेशर्म व्यक्ति देखना उसके लिए पहली बार था। आपने मेरे सामने ही एक पहाड़ को समतल कर दिया और आप मुझसे कह रहे हैं कि आप उस व्यक्ति को नहीं जानते। वह व्यक्ति आप हैं और तुम अभी भी मेरे सामने दिखावा कर रहे हो। कौस्तुभ को तुरंत समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि ये दोनों बड़ी घटनाएं दक्ष से जुड़ी थीं। पता चला कि वह उस विशेषज्ञ को जानता ही नहीं था, वह खुद ही वह विशेषज्ञ था। वह तुरंत घबरा गया। फिर उसे याद आया कि किन परिवार हाल ही में चेतन परिवार के बहुत करीब था, और चेतन परिवार शर्मा परिवार से रंजिश रखता था और दक्ष और उसकी पत्नी को भी खत्म करना चाहता था। अगर दक्ष भी रंजिश रखता तो उसकी तो बात ही छोड़िए, पूरा किन परिवार बर्बाद हो सकता था। दक्ष, मिस्टर दक्ष, मैं सचमुच अहंकारी थी। कौस्तुभ ने तुरंत झुककर माफी मांगी। झुकने के बाद दक्ष ने एक शब्द भी नहीं कहा और उसने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। उसके शरीर से ठंडा पसीना बह रहा था। जब वह पहली बार सामने आया था तो उसका आत्मविश्वासपूर्ण, आज्ञाकारी व्यवहार बहुत पहले ही गायब हो चुका था। उसकी जगह केवल कांपना ही रह गया था। ये भयानक था। उसने शुरू में सोचा था कि शांगहु पर्वत को समतल करने वाला व्यक्ति कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि लोगों का एक समूह था, और उसने लोगों के उस समूह को किन परिवार के शिविर में लाने की योजना बनाई थी। तब उसे पता चला कि यह एक व्यक्ति था, और इस व्यक्ति की मार्शल शक्ति उसके संरक्षक रुपेमेन संप्रदाय के गुरु से कहीं अधिक थी। फिर वह डर गया।
उसका आज्ञाकारी आचरण चला गया। उनका आत्मविश्वास भरा हाव भाव भी खत्म हो गया। दक्ष ने उसे उदासीनता से देखा और कहा, ऐसा लगता है कि मैं इसे आपसे छिपा नहीं सका। किन कियान कियू, तुम मेरे सामने ही दिखावा कर रहे थे और फिर भी तुमने सोचा कि तुम मुझसे इसे छिपा सकते हो। कौस्तुभ ने तुरंत कहा, मैंने सुना है कि किन परिवार के कुछ अनुयायियों ने चेतन परिवार के साथ सांठगांठ की है और चेतन परिवार ने शर्मा परिवार को भी निशाना बनाया और कल रात श्री मित्तल से निपटने की कोशिश की। ये वास्तव में एक मृत्युदंड योग्य अपराध है। दक्ष ने कहा, चेतन परिवार पहले ही जा चुका है। प्लॉप। कौस्तुभ बुरी तरह डर गया, उसके पैर तुरंत कमजोर हो गए और वह अपने घुटनों पर गिर गया। वह कांपते हुए बोला, हाँ हाँ, चेतन परिवार चला गया है और किन परिवार उस शिष्य से भी निपटेगा जिसने चेतन परिवार के साथ मिलकर श्री मित्तल को स्पष्टीकरण दिया था। यदि किसी ने दक्षिण पूर्व प्रांत पर प्रभुत्व रखने वाले 3 महान परिवारों में से एक के मुखिया कौस्तुभ को शर्मा परिवार के एकमात्र दामाद के सामने घुटने टेकते देखा तो यह निश्चित रूप से एक चौंकाने वाला दृश्य होगा। दक्ष ने अपना फोन निकाला और किन कियानिक्यू को समझ नहीं आया कि वह क्या करने जा रहा है। वह बुरी तरह डर गया था। दक्ष को वास्तव में रितिका से एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त हुआ था। पतिदेव, माँ फर्स्ट हॉस्पिटल में हैं और लगता है उन्हें कुछ परेशानी हो रही है। आप उस दिव्य डॉक्टर को जानते हैं, देखिए क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं। मैं अपना काम खत्म करके चली जाऊंगी। दक्ष ने संदेश देखा, लेकिन वह थोड़ा उत्साहित था। सास मुसीबत में। वह सचमुच 1 या 2 ड्रिंक पीना चाहता था। वहां देखने के लिए एक शो था। दक्ष ने कौस्तुभ की बात अनसुनी कर दी और सीधे वहां से चला गया। वह अपनी सास को बेवकूफ़ बनते देखने के लिए पहले से ही बेचैन था। ये देखकर कि वह बिना कुछ कहे जा रहा है, कौस्तुभ ने सोचा कि वह उसे लापरवाही से मारने जा रहा है, इसलिए वह जल्दी से ऊपर गया और उसकी जान को गले लगा लिया। मिस्टर दक्ष, मुझे सचमुच पता है कि मैं गलत था। किन परिवार की गलतियों की जिम्मेदारी किन परिवार लेने को तैयार है? कृपया मुझे मत मारिए। कौस्तुभ सचमुच डर गया था। शांत वातावरण ने उसे भयभीत कर दिया था। दक्ष अधीर हो गया और बोला, चले जाओ, मुझे कुछ काम है। कौस्तुभ ने कहा, श्रीमान मित्तल, किन परिवार आपको एक स्पष्टीकरण देना चाहता है। मैं अब से किन परिवार की वार्षिक आय का आधा हिस्सा श्रीमान मित्तल को देने को तैयार हूं। इससे ज्यादा मैं तय नहीं कर सकती। कृपया मुझे और किन परिवार को माफ कर दीजिए। दक्ष अधीर हो गया। किन परिवार की वार्षिक आय का आधा? ये कितना हो सकता है? चले जाओ, कौस्तुभ ने कहा, हालांकि यह ज्यादा नहीं है, ये केवल लगभग 20 बिलियन है। दक्ष ने तुरंत कौस्तुभ को उठाने में मदद की। उसके चेहरे पर एक पवित्र मुस्कान दिखाई दी, जिससे कौस्तुभ थोड़ा भ्रमित और बहुत घबरा गया। दक्ष ने कहा, कुलपति किन, मुझे लगता है कि हम भाग्य में हैं। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो हम भाई बन जाएं। प्लॉप। कौस्तुभ तुरंत फिर से घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। मिस्टर दक्ष, कृपया मेरे साथ मत खेलिए। मैं आपके साथ भाई बनने के लायक नहीं हूं। दक्ष तुरंत थोड़ा परेशान हो गया। ये बूढ़ा आदमी तो साथ नहीं दे रहा था। अगर वे सगे भाई नहीं थे तो वह उससे पैसे कैसे ले सकता था? 20 अरब डॉलर की सालाना आय। उसका आधा हिस्सा उसके लिए 10 अरब डॉलर होगा, जो कि मिला हुआ पैसा था। कौस्तुभ ने कहा, श्री मित्तल, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपको अपना गुरु बनाने को तैयार हूं। दक्ष ने कहा, एक और प्रशिक्षुता? कौस्तुभ ने आश्चर्य से कहा, क्या सचमुच श्री मित्तल के शिष्य पूरी दुनिया में हैं? दक्ष ने कहा, इतने सारे नहीं, सिर्फ 2, ली परिवार के ली चुनफेंग और शेंजोऊ की महारानी कियारा। कौस्तुभ ने तुरंत कहा, अब से ली चुनफेंग मेरे वरिष्ठ भाई होंगे और कियारा मेरी वरिष्ठ बहन होगी। दक्ष के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। ये कैसा अजीब रिश्ता था? दक्ष ने सिर हिलाया और कहा, जैसी आपकी इच्छा। जिस चीज का आपने जिक्र किया था, उसकी कीमत कितनी है? कौस्तुभ ने कहा, किन परिवार की वार्षिक आय का आधा, लगभग 10 बिलियन, और यह साल दर साल बढ़ेगा। दक्ष की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, हाँ 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 कियानकियू, तुम हमेशा मेरे सबसे मूल्यवान शिष्य हो। मैं हर किसी से तुम्हारी उत्कृष्टता की प्रशंसा करता हूँ। जल्दी उठो, जमीन ठंडी है। किन कियानकियू, मैं अभी आपका शिष्य बना, सबसे मूल्यवान शिष्य, और सभी के सामने मेरी उत्कृष्टता की प्रशंसा। दक्ष ने सहजता से कहा, बूढ़े किन, आप सागरनगर शहर में क्या कर रहे हैं? कौस्तुभ ने जल्दी से कहा, हाल ही में सागरनगर शहर में एक नीलामी हुई है जहां कई उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं की नीलामी होगी। मैं देखने आया हूं। उनमें एक बहुत महंगी अंगूठी है जिसे मैं अपनी बेटी के लिए खरीदने की योजना बना रहा हूं। दक्ष दंग रह गया, इतनी महंगी अंगूठी? मुझसे प्रतिस्पर्धा मत करो, मैं इसे अपनी पत्नी को देना चाहता हूं। वह मार्शल आर्ट सम्मेलन के बाद रितिका की क्षतिपूर्ति के लिए एक भव्य शादी की योजना बना रहा था। उसकी शादी की अंगूठी गायब थी। बिल्कुल सही। कौस्तुभ ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, मैं इसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगी। मेरी बेटी कीर्ति के पास बहुत सारे गहने हैं, इसलिए अगर उसे यह नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। दक्ष ने सिर हिलाया, फिर कहा, ठीक है, जाओ अपना काम करो।
मुझे अभी भी फर्स्ट हॉस्पिटल में एक शो देखने जाना है। अहम, जब कोई नीचे गिरा हो तो उसे लात मारो। अहम, मदद करो। ऐसा कहकर वह सीधे भाग गया। कोई कार नहीं, कितनी परेशानी है। कौस्तुभ वहां स्तब्ध खड़ा था, उजाड़ खंडहरों को देख रहा था, अभी भी होश में नहीं आ रहा था। ये सोचकर कि उसने किन परिवार की वार्षिक आय का आधा हिस्सा दे दिया है, उसके दिल में एक पीड़ा महसूस हुई। लेकिन किन परिवार को इसके कारण एक भयानक समर्थक मिला था, एक बहुत बड़ा लाभ। रुको, मेरी बेटी कीर्ति भी अपनी सबसे अच्छी दोस्त को ढूंढने फर्स्ट हॉस्पिटल गई है। वह मित्तल से नहीं टकराएगी। मास्टर, क्या वह टकराएगी? अरे नहीं, मेरी बेटी बहुत जिद्दी है, उसे मास्टर को नाराज नहीं करना चाहिए। मेरा किन परिवार और पैसे नहीं दे सकता। अगला अध्याय अति रोमांचक, चरमोत्कर्ष, अच्छा पठन। स्टॉप्ड। हाई सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल को। दक्ष जल्दी से अंदर आया, किसी का मजाक देखना चाहता था। टकराना, अचानक वह किसी से टकरा गया। आह, ये कौन है, इतना अंधा? एक नाजुक चीख आए और फिर बेवजह दक्ष को थप्पड़ मार दिया गया। थप्पड़, वह थप्पड़ जोरदार था। दक्ष ने भौहें चढ़ाईं और गौर से देखा तो देखा कि जमीन पर 2 बेंटो बॉक्स गिरे हुए थे और पास में 2 महिलाएं खड़ी थीं। दोनों महिलाएं असाधारण रूप से सुंदर, लंबी और उत्कृष्ट आकृति वाली थीं, प्रत्येक का अपना आकर्षण था। उनमें से एक ने नाम टैग के साथ एक सफ़ेद लैब कोट पहना हुआ था, जो कि अस्पताल की मुख्य चिकित्सक प्रभा थी, जो कि 30 वर्ष की एक वृद्ध अविवाहित महिला थी, जो जमीन पर बिखरे हुए बेंटो बक्से को देखकर विचारों में खोई हुई लग रही थी। दूसरी महिला, जो लगभग 20 वर्ष की थी, एक आकर्षक सुंदरता वाली, तेजतर्रार युवती जैसी लग रही थी। अभी अभी ये छोटा वाला ही था जिसने कदम उठाया था। छोटी लड़की दक्ष की नई स्वीकृत शिष्या कौस्तुभ से कुछ हद तक मिलती जुलती थी और एक नज़र में ही दक्ष को उसकी पहचान पता चल गई। सफ़ेद लैब कोट वाली महिला, प्रभा ने उसे खींचते हुए कहा, मेंग, इसे भूल जाओ, यह एक दुर्घटना थी, हम फिर से टेकअवे का ऑर्डर दे सकते हैं। वास्तव में वह कीर्ति थी। कीर्ति ने गुस्से से कहा, बहन शुआंग, हम इसे कैसे भूल सकते हैं? आपने लगातार कई सर्जरी करवाई हैं, 20 घंटे से ज़्यादा कुछ नहीं खाया है। अगर आप कुछ नहीं खाएंगी तो आप में प्रतिस्पर्धा करने की ताकत कैसे आएगी? आप वाइसडीन पद के लिए कैसे दावेदारी करेंगी? वह बड़बड़ाए, मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने किन परिवार के प्रभाव का उपयोग करके तुम्हें वाइसडीन का पद दिलाने में मदद करूंगी, लेकिन तुम तैयार नहीं थे और अब तुम नर्म पड़ रहे हो। क्या होगा यदि तुम इतने भूखे हो कि हिलना डुलना और हारना नहीं चाहते? इस समय वह गुस्से से भरी हुई थी, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, उसे लग रहा था कि प्रभा के लिए ये सब उचित नहीं था। ये देखकर कि दक्ष अभी भी उन्हें आंकने की हिम्मत कर रहा है, वह तुरंत क्रोधित हो गई। तुम क्या देख रहे हो? बहन शुआंग, ने कहा था कि इसे भूल जाओ, तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? इस बुढ़िया का इंतजार कर रहे हो कि वह तुम्हारी किडनी निकालकर शराब के साथ खाएगी? दक्ष ने कहा, लगता है गलती मेरी है, मैं उस थप्पड़ को जाने दूंगी, अगली बार मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी। कीर्ति का चेहरा लाल हो गया और उसने गुस्से से कहा, अरे बदमाश, मेरे साथ फ्लर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखो, ये बुढ़िया तुम्हारा मुंह फाड़ देगी। उसने अपना पैर पटका, वास्तव में एक शक्तिशाली शिखर प्रथम श्रेणी की आभा के साथ फूट पड़ा और सीधे एक चाल चली। थप्पड़, इससे पहले कि प्रभा उसे खींच पाता, दक्ष ने पहले ही उसे नीचे गिरा दिया था और फिर उसके नितंब पर थप्पड़ मारा था। आउच, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं बहुत गुस्से में हूँ। कीर्ति शर्मिंदा और क्रोधित था, वह गुस्से में था और उठने और हथेली पर मारने वाला था। थप्पड़, थप्पड़। दक्ष ने उसे लगातार कई थप्पड़ मारे जब तक कि उसकी आंखें लाल नहीं हो गईं और वह रोने ही वाली थी। तभी वह रुका और उसे उठाने में मदद की। मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। कीर्ति को अपने नितंब पर जलन महसूस हुई। वह इतनी गुस्से में थी कि वह पागल हो गई। उसकी आंखें लगभग बाहर आने को हो रही थीं, लेकिन वह उसे छूने में बहुत शर्मिंदा थी। उसी समय वह कुछ हद तक हैरान थी। वह एक प्रथम श्रेणी की मार्शल कलाकार थी, फिर भी दक्ष के हाथों में वह पूरी तरह से असहाय थी। वह उसे बिल्कुल भी रोक नहीं सकी, केवल खुद को ही चोट लगने दिया। निंग शुआंग भी चौंक गई। वह जानती थी कि कीर्ति कितना दुर्जय था, फिर भी वह अपने सामने इस खूबसूरत आदमी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। बिना किसी जवाबी कार्रवाई की क्षमता के पीटा जा रहा था। उसका दिल हिल गया था। मेंग, क्या तुम ठीक हो? प्रभा ने चिंतित होकर पूछा। कीर्ति ने कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हो सकता है? अगर मैंने भी कुछ नहीं खाया होता तो क्या मैं उसे मुझे मारने देती? फिर उसने डांटते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम बताओ। मैं अपने किन परिवार को तुम्हारे खिलाफ बदला लेने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगी। हाँ, बिल्कुल नहीं। बाद वाला हिस्सा दांत पीसकर निकाला गया। दक्ष हंसा, बदला लेना ठीक है, बेहतर होगा कि तुम अपने बुजुर्ग कौस्तुभ को मेरे खिलाफ बदला लेने के लिए बुलाओ। याद रखना, मेरा नाम दक्ष है। दक्ष। कीर्ति ने इसे गंभीरता से नोट किया और उसी समय उसकी आंखों में निर्दयता का एक संकेत दिखाई दिया। जिस व्यक्ति ने मेरे नितंब पर मारने की हिम्मत की, मैं उसका नितंब अवश्य काट दूंगा।
निंग शुआंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे हमेशा ऐसा लग रहा था कि उसने दक्ष का नाम पहले कहीं सुना है, लेकिन एक पल के लिए वह इसे याद नहीं कर सकी। दक्ष ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या आप वाइस डीन के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहती हैं? निंग शुआंग ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन कीर्ति सतर्क हो गया। हाँ, इसमें क्या है? क्या तुम आश्वस्त नहीं हो? दक्ष ने सिर हिलाया और कहा, बिना सोए और बिना खाए दर्जनों घंटे काम करना, आपका समर्पण सराहनीय है, लेकिन मैं ऐसा करने की सलाह नहीं देता। इससे बाद में आप जिन लोगों का ऑपरेशन करेंगे उन्हें आसानी से नुकसान हो सकता है। कीर्ति तुरंत इतनी क्रोधित हो गई कि उसने लगभग खून थूक दिया और फिर से आगे बढ़ने वाली थी। लेकिन प्रभा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर गंभीरता से सिर हिलाया और बोला, याद दिलाने के लिए शुक्रिया, सर। ऐसा नहीं है कि मैं ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि अस्पताल में स्टाफ की कमी है। मैं कुछ खाने और अच्छी तरह आराम करने के बाद ही सर्जरी जारी रखूंगा। कीर्ति गुस्से में था, गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला, बहन शुआंग, आप इस बिगड़ैल व्यक्ति को क्यों समझा रही हैं? दक्ष ने कुछ नहीं कहा। उसने जमीन से 2 बेंटो बॉक्स उठाए। अभी भी कुछ बचा है जो नहीं गिरा है, तुम दोनों पहले इन्हें खा लो, मैं तुम्हारे लिए टेक अवे ऑर्डर करता हूं और तुम्हें एक शानदार भोजन खिलाता हूं। कीर्ति इतनी गुस्से में थी कि उसने लगभग खून थूक दिया। चले जाओ, चलो जमीन पर गिरा खाना खाते हैं। मैं इसे खाने के बजाय भूख से मरना पसंद करूंगी। दक्ष वहां से चला गया, अपना फोन निकाला और उनके लिए टेक अवे का ऑर्डर दिया। कीर्ति अभी भी गुस्से में थी, जबकि प्रभा ने बेंटो बक्से को फेंकने के बारे में सूंघते हुए कहा, लेकिन फिर उसने देखा कि प्रभा दिल खोलकर खा रहा है। वह तुरंत असहाय महसूस करने लगी और उसने भी खाना शुरू कर दिया। बहन शुआंग, ये चावल वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। अस्पताल के अंदर भीड़ थी। डॉक्टरों की कैंटीन, सासली न्यानजिया और कई सहकर्मी खूब सारा मांस और मछली खा रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। एक पुरुष सहकर्मी ने कहा, निदेशक ली, आप निश्चित रूप से इस बार उपदीन चुने जाएंगे, फिर मुझे आपको उपदीन ली कहना होगा। एक महिला सहकर्मी ने भी हंसते हुए कहा, यह सही है निर्देशक ली, निर्देशक प्रभा और बी जयानिक सिंह अभी भी युवा हैं, वे आपकी तुलना नहीं कर सकते। सास की आंखों में गर्व के भाव थे और वह हंसते हुए बोली, दरअसल उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन वे अभी जवान हैं और उनमें अनुभव की कमी है। महिला सहकर्मी ने कहा, वैसे प्रोफेसर जियांग मियाओशॉ और लियू लुओंगवो को कल रात चेतन परिवार में दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि वे आपके दामाद दक्ष से इतने नाराज थे कि चेतन परिवार में चले गए। इस बिंदु पर उसने बोलना जारी नहीं रखा। हालांकि सास गुस्से में थी। उस निकम्मे का जिक्र मुझसे मत करो, उसके बारे में सोचकर ही मुझे गुस्सा आता है। वह बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता, सिर्फ मेरे लिए परेशानी खड़ी करता है। महिला सहकर्मी ने कहा, वास्तव में यह इतना गंभीर नहीं है, वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है। यह सामान्य है कि वह आपके शर्मा परिवार की समृद्ध गति के साथ नहीं रह सकता है। सास ने चिढ़कर कहा, न सिर्फ वह साथ नहीं दे पा रहा है, बल्कि हमें नीचे गिरा रहा है। वह मेरी बेटी के प्रोडक्ट लॉन्च में मदद नहीं कर सका और मैंने सुना है कि उसने लोगों को मारा भी है। खुशकिस्मती से हमारे परिवार का साथ देने वाला एक दिव्य डॉक्टर था, और प्रोफेसर जियांग और लियू उसके कारण सीधे चेतन परिवार में शामिल हो गए। इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। उस निकम्मे, मुझे उसे देखने मत देना, अन्यथा मैं उसे थप्पड़ मार दूंगा और उसे कुत्ते की तरह पीटूंगा। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, महिला और पुरुष दोनों सहकर्मियों ने सास को आंख मारकर उन्हें पीछे देखने का संकेत दिया। दक्ष अपनी सासली न्यानजियाओ के ठीक पीछे खड़ा था।